Hi and welcome to this video. I am Dhruv Daga. One of the issues that I faced while studying for my own finals was that study leave पहले चालू हो जाती है and उसके बहुत बाद RTPs आते हैं. So in that period you are forced to study the unamended content. वो unamended content पढ़ना पड़ता है प्लस जो questions हैं वो वापस से पूरे questions solve करने का time नहीं बचता है. तो वो questions unamended knowledge के साथ solve करते हैं. Had we known amendments before, we could see them in light of the new amendments. So I decided कि इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स की कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब करती है. फॉर एग्जाम्पल नवंबर 20 के लिए द कट ऑफ डेट इज 30th April 2020. दैट डेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड. तो जितने अमेंडमेंट्स तब तक आने थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं. So why not study the amendments before we really start studying for the finals? I started this in May 20, giving the amendments in advance. I got a very good response that it helped a lot of people. So I'm making another video for November 20 for providing these amendments in advance. What does this video cover? This video covers all amendments up till 30th April 2020. That is a cutoff date for November 20. All the amendments in Act as well as the rules as well as notifications and circulars. जो इकोनॉमिक लॉज में फाइनेंस एक्ट से भी अमेंडमेंट्स होते हैं विच आर एप्लीकेबल टू November 20, all of them are covered in this amendment video. Now a small point before we start with the amendments, अगर आप मेरे रिविजन नोट्स रैंक होल्डर्स एडिशन यूज़ कर रहे हैं May 20 वाला, तो यू डोंट नीड टू बाय द November 20 एडिशन अगेन. जस्ट व्हाट यू डू इज़ जो पोर्टल है उसमें आप जाइए, लॉग इन कीजिए. द पेजेस विच हैव चेंज्ड बिटवीन द May 20 एंड द न्यूली अवेलेबल November 20 वर्जन ऑन द वेबसाइट, दोज पेजेस आर अवेलेबल टू यू. आप पेजेस को प्रिंट कर लीजिए एंड जस्ट स्टिक देम ओवर द May 20 वाला, सो योर बुक बिकम्स अमेंडेड. नाउ जो आप बुक नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हैं आप अपने पास ले आइए. जस्ट पॉज द वीडियो एंड साथ ही साथ आप वो वीडियो में जहाँ जहाँ इंसर्शंस हुए हैं आप मार्क कर लो, या जहाँ ओमिशंस हुए हैं उसको डिलीट कर लीजिए. अगर कुछ मेजर अगर एडिशन डिलीशन हुआ है देन इन दैट केस जो ये पीपीटी आपको दिखाया जा रहा है, that PPT is also going to be available to you in the video description में लिंक Google Drive में, as well as that एक PDF भी है वहाँ पर अमेंडमेंट नोट्स का. PPT एंड PDF में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ PPT को आप प्रिंट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड एंड द बिग फॉन्ट. इफ यू जस्ट वांट टू प्रिंट इट, यूज द अमेंडमेंट नोट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद अमेंडमेंट्स इन कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट 2013 में इफ़ यू सी द बैकग्राउंड ऑफ द पीपीटी, यहाँ पर बैकग्राउंड इज ब्लू, दैट मीन्स दैट दिस रूल वॉज देयर बिफोर, इसमें कुछ चेंज हुआ है. अगर ये बैकग्राउंड ग्रीन है दैट मीन्स दैट देयर इज एन इंसर्शन, ये रूल 6 में पूरा ही चेंज हो गया है रूल. एंड अगर रेड है अगर बैकग्राउंड उसका, तो कुछ ओमिशन है. तो बैकग्राउंड इज जस्ट कलर इज टू जस्ट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद दैट सेक्शन. तो ये वाला रूल 6 जो है, this is going to talk about a data bank for independent directors, and it's also going to talk about a self-assessment online proficiency test. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं ये कंपनी को स्पेसिफाइड होते हैं सेक्शन 149 में कि कंपनीज को अपॉइंट करना कंपलसरी होता है. ये कंपनीज जो हैं इनको ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना है. तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट was made to ensure that corporate governance standards are very high in these companies. Now with the scams like ILFS and all of this happening, so ये corporate governance के जो scams थे उसके कारण they have decided कि independent directors पे हमको कुछ और चीज़ें इंश्योर करनी चाहिए so that ये scams होने के chances और कम हो. उनके involvement जो है बहुत questionable हो गया था बहुत सारे scams में. So that's why they have got this rule. ये rule December 1 को applicable हो गया. नाउ दिस रूल जो है December 1 का रूल जो एप्लीकेबल हुआ, दिस सेड कि अगर आप December 1 को अगर एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो कोई कंपनी में, तो आपको 30th जून तक के अपना नाम ये डेटा बैंक में डलवा देना चाहिए. बट अगर आप नए डायरेक्टर बनना चाहते हो 1 December के बाद, then in that case you will need to, before getting appointed in such a company, you will need to get yourself put in the data bank as an independent director eligible candidate. ये डेटा बैंक में you can get your name put for 1 year, 5 years or lifetime.
ऑप्शन क्यों है? क्योंकि फीस अलग अलग है। 1 ईयर के लिए द फीस इज़ 5,000, 5 ईयर्स के लिए इट्स 15,000, लाइफ टाइम इज़ 25,000। ये जो 1 ईयर, 5 ईयर, 15 लाइफ टाइम के लिए आपके पास जो ऑप्शन है, ये आपका अगर 1 ईयर के लिए आपने किया तो 1 ईयर के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो विद इन 30 डेज आपको अपना नाम के लिए रिन्यूअल मांगना पड़ेगा। 1 ईयर एंड हुआ, नाउ यू गेट अगेन एन ऑप्शन दैट यू कैन पे द फीस फॉर 1 ईयर, 5 ईयर्स और लाइफ टाइम। आपने जो भी किया है आपको उसके हिसाब से रिन्यूअल मिलेगा। विद इन 30 डेज ऑफ योर एक्सपायरी यू नीड टू डू इट, अदरवाइज योर नेम विल गेट रिमूव्ड। नाउ अगर आपने लाइफ टाइम के लिए किया है तो कोई रिन्यूअल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यू कैन कंटिन्यू विद इट। नाउ सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 क्लॉज एच ये बोलता है कि कोई डायरेक्टर अगर बनना चाहता है देन ही नीड्स टू होल्ड अ डिन, अदरवाइज ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफाइड मतलब ही विल नॉट बी एबल टू बी अपॉइंटेड इन अ न्यू कंपनी और बी अपॉइंटेड इन कोई भी कंपनी जिसमें वो ऑलरेडी डायरेक्टर है आफ्टर हिज टेन्योर एंड्स। इसके साथ साथ देर इज़ ऑल्सो अ सेक्शन 167 जो बोलता है जो कंपनीज में आप ऑलरेडी डायरेक्टर हो वहाँ से भी आपकी छुट्टी हो जाएगी अगर आप 164 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करते हो। तो डिन होल्डिंग इज़ अ कंपल्सरी थिंग फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर। बट ये डेटा बैंक में अपना नाम डालने के लिए इज डिन होल्डिंग अ नेसेसरी थिंग? नो, any individual including an individual not holding a DIN may voluntarily apply to the institute for inclusion of his name in the data bank. All right, this we talked about the renewal aspect. आप ये जो रूल्स हैं इसके साथ कंप्लाई कर रहे हो दैट आपका नाम डेटा बैंक के अंदर है, ये आपको इसके लिए एक डेक्लेरेशन देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 एक डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना पड़ता है कि आप इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया मीट करते हो। तो ये डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ साथ you will now also need to give that you are being compliant with the rules for inclusion of your name in the data bank. Now यहाँ पर जो है we are going to start with talking about an online proficiency self assessment test. ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, नाउ दीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं दे विल नीड टू गिव दिस ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। दे विल नीड टू पास इट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द इंक्लूजन ऑफ देयर नेम इन द डेटा बैंक। 1 साल के अंदर आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा। आप अगर ये पास होने के लिए आपको चाहिए 60% स्कोर, 60% स्कोर चाहिए। ये जो टेस्ट है दिस इज गोइंग टू बी टेकन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई लिमिट है क्या? देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आपको जितने अटेम्प्ट्स देने हैं आप दे सकते हो। 60% स्कोर के आपको ऊपर चाहिए। ये इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, आपको इसमें 60% के ऊपर अगर मिल जाता है then in that case you will have passed this test and you would have complied with this section. Now if a person is a director or a KMP for 10 years or more, तो वो टेस्ट पास नहीं कर पा रहा है, he is not able to pass the test. Now what will happen? तो will he be required to quit? मतलब but he has such vital experience. तो अगर आप डायरेक्टर KMP हो ऑफ स्पेसिफाइड कंपनीज फॉर 10 years or more, then in that case you will not be required to give the test. You will not be required to pass this test if he has served as a director or KMP for a total period of not less than 10 years as on the date of inclusion of his name in data bank in one or more of the following, namely a listed public company. Now some of you might wonder why listed is given, why public is specified. उसका कारण ये है, if you also check out section 149 you see section 177, section 178, this is audit committee, nomination, remuneration committee के sections। वहाँ पे भी उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, उसको बोला कि लिस्टेड कंपनी में उन्होंने पब्लिक वर्ड इंसर्ट किया, बोला कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। अभी नहीं, थोड़े दिन पहले, अर्लियर फॉर प्रीवियस अटेम्प्ट दिस वाज डन। So why did they include that word public? Because certain private companies are allowed to also list their debentures on stock exchanges.
So when we say listed public companies, we are not meaning such private companies. We are only talking about listed public companies. यहाँ पर unlisted public company having a paid up share capital of rupees 10 crore or more, या फिर अ बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब यहाँ पर प्राइवेट कंपनी लिस्टेड ऑन रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके डिबेंचर्स इंक्लूडेड. यस, दैट्स इंक्लूडेड. अब ये पर्सन क्या बोलता है कि मैं 3 लिस्टेड कंपनीज में, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, कंपनी नंबर 3 में डायरेक्टर था फॉर 4 years. तो यहाँ पर 4 साल था मैं, यहाँ पर 4 साल था मैं, यहाँ पर 4 साल था, तो 12 साल में डायरेक्टर था. तो विल दिस बी कंप्लायंस ऑफ 10 years और मोर? नो, आप 4 साल के लिए ही थे. सो इफ़ यू आर अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन साथ में साइमल्टेनियसली इन अदर कंपनीज, then in that case only that single period shall be counted. See, let's read this proviso. Provided further that for the purpose of calculation of period of 10 years referred to in the first proviso, any period during which an individual was acting as director or KMP in 2 or more companies or body corporates at same time shall only be counted once. एक ही बार गिना जाएगा उसको. तो सबसे पहले अपन ने देखा दैट आपको डेटा बैंक में करना है. अगर आप एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हो तो ट्रांजिटरी प्रोविजन है, 30 जून 2020 तक के आपके पास टाइम है. आप न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हो, अपॉइंट होने के पहले यू विल नीड टू गेट योर नेम इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक. लाइफ टाइम 1 year 5 years इस तरीके का है. आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, आपको साथ में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा नाउ वाइल गेटिंग अपॉइंटेड कि आप कंप्लायंस विद दीज रूल्स में हो. उसके साथ साथ ये जो इंडिविजुअल्स हैं डेटा बैंक में एंटर करने के 1 साल के अंदर उनको एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा. पासिंग परसेंटेज इज 60. नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट नहीं है. एंड ये जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स आपका लेने वाला है. अगर आप 10 years और मोर डायरेक्टर KMP हो स्पेसिफाइड कंपनीज में, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crores और मोर, या फिर अ लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट हो कोई भी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, देन इन दैट केस दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट कि आपको ये एग्ज़ाम पास करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. डेटा बैंक में डालने का रिक्वायरमेंट है क्या? यस. एंड अगर ये साथ साथ साइमल्टेनियसली है तो साइमल्टेनियसली को सिंगल पीरियड ही गिना जाएगा. ये इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर. दिस इज़ देयर. 60% पासिंग चाहिए आपको एंड नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू कैन टेक. अभी तक के दिस वाज अ रूल जो बात कर रहा था कि डायरेक्टर्स पे क्या ऑब्लिगेशंस हैं. नाउ ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मानेसर है, ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर है जो, इसको ये डेटा बैंक एंड ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना का कैसे प्रोसीजरल एस्पेक्ट है. सो दिस इज अ प्रोसीजरल रूल, विल जस्ट रीड थ्रू इट वंस. दिस इज अ प्रोसीजरल रूल विद रिगार्ड टू द इंस्टीट्यूट. ये रूल जो है इसमें बताया गया है कि इंस्टीट्यूट कैसे फंक्शन करेगा, उसको क्या क्या करना जरूरी है. तो लेट्स सी. ये तो यहाँ पर एक्ट मीन्स कंपनीज एक्ट, इंस्टीट्यूट मीन्स द इंस्टीट्यूट. ठीक है. The institute shall create, maintain a data bank of persons willing and eligible to be appointed. Now this willing and eligible to be appointed also means existing. एक explanation में उन्होंने बोला है that this also means existing independent directors. ठीक है. ये ऑनलाइन डेटा बैंक रहेगा जो वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट पे रहेगा. कोई कंपनी है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है, वो ये वेबसाइट पे जाएगी. उसमें बहुत सारे डिटेल्स, जैसे ये डिटेल्स मांगे जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से, नेम, पैन, ईमेल एड्रेस, बाकी डायरेक्टरशिप्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो गया कोई LLP में, आपका जो फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट हैं क्या, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल बी देयर. ये इन्फॉर्मेशन जो रहेगा इसको अगर आप कंपनी को चाहिए, दे विल नीड टू पे अ रीजनेबल फीस. कोई इंडिविजुअल चाहता है कि सम पर्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ हिज इज नॉट डिस्क्लोज्ड, ही कैन से कि आई डोंट वांट दिस इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड. दैट लिबर्टी इज गिवन टू हिम. अगर आपके कोई पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये सब जो इन्फॉर्मेशन फर्निश किया उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो वेब बेस्ड फ्रेमवर्क में 30 days के अंदर वो इंडिविजुअल को चेंज करना पड़ेगा. और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये इंस्टीट्यूट है वो नहीं लेती है.
तो वो बोलती है कि आप अपना खुद का जो कंपनी है आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस भी करो. तो द डिस्क्लेमर शैल बी देयर ऑन द वेबसाइट दैट यू विल नीड टू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर अपॉइंटिंग दिस पर्सन एज डायरेक्टर्स. The institute shall, with prior approval of central government, fix a reasonable fees to be charged from individuals for inclusion of their name from their data bank of independent directors. We just saw 1 year, 5 years and lifetime के लिए 5,000, 15,000 and 25,000 अभी specified है. Companies for providing information on independent directors on the data bank. कंपनी से आप लोग अगर उनको information चाहिए तो. Now this explanation what I was talking of, that persons willing and eligible to be appointed as independent directors shall include individuals already serving as independent directors on the board of the company. ये चेंज के बारे में यहाँ पर बात किया है. पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पर्सन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एंड यहाँ पर रीजनेबल फीस देना पड़ता है बाय द कंपनी इफ़ यू वांट दिस इंफॉर्मेशन. ड्यूटीज़ होती हैं ये इंस्टीट्यूट के कुछ क्या ड्यूटीज़ हैं. इसको ये ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना पड़ेगा. ये टेस्ट विल बी इन सब्जेक्ट सच एज कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉज, बेसिक अकाउंटेंसी एंड अदर एरियाज विच आर रेलिवेंट टू हिज फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उसके अलावा उसको स्टडी मटीरियल उसके साथ जो एड्स आपको चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग दिस टेस्ट ये भी आपको देना पड़ेगा. एंड कोई इंडिविजुअल अगर एडवांस टेस्ट्स देना चाहता है उसको एडवांस टेस्ट देने के लिए भी ये टेस्ट का ऑप्शन होना चाहिए. राइट. द इंस्टीट्यूट शैल शेयर डेली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. जो ये लिस्ट में नए डेटा बैंक में जो नए डाले गए हैं उसका इनकम टैक्स पैन के साथ पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा. अगर वो फॉरेन डायरेक्टर है तो पैन नहीं होल्ड करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो. उसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है फॉर गेटिंग इंक्लूडेड इन द नेम ऑफ द डेटा बैंक देन इन दैट केस वो रिजेक्शंस किसकी हुए हैं वो भी देना है. एंड किसी को अगर रिमूव किया गया है फ्रॉम दिस डेटा बैंक तो आपको ये रिमूवल का भी देना है. तो मोर सो अ प्रोसीजरल रूल. ये पैनल एक मेंटेन करना पड़ेगा. दैट पैनल फॉर अप्रूविंग द आउटलाइन ऑफ कोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट. ये पैनल के मेंबर्स कौन रहेंगे ये स्पेसिफाइड है. जैसे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नॉमिनी, डायरेक्टर जनरल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट और इज नॉमिनी. तो ये दिस इज मोर सो अ प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द रूल कि ये पैनल मेंटेन करना पड़ेगा. दिस रूल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट रूल दैट वी सॉ, द रूल 6, दैट इज एन इंपॉर्टेंट रूल. ऑल राइट. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर हरियाणा, इसको स्पेसिफाई किया गया है एज द इंस्टीट्यूट फॉर मेकिंग द डेटा बैंक एंड टेकिंग दीज टेस्ट्स. Now, अभी अपन ने डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वी सॉ. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल. दिस इज कनेक्टेड विद सेक्शन 188. सेक्शन 188 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ये बोला गया है कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगता है. बोर्ड रेजोल्यूशन लेना कंपलसरी है, नंबर 1. नंबर 2, अगर कोई लिमिट्स से एक्सीड हो जाता है देन इन दैट केस यू विल ऑल्सो नीड एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स. जनरल मीटिंग हमेशा मेंबर्स की होती है तो यू विल ऑल्सो नीड एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. ये जो लिमिट्स हैं इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. तो ये लिमिट्स क्या हैं? ये लिमिट्स अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग थे. जैसे सेल ऑफ गुड्स के लिए था, सेल ऑफ सर्विसेज के लिए था, अलग अलग लिमिट्स. तो उन्होंने वो लिमिट्स में से कुछ चेंज किया. चेंज मतलब दे मेड इट ईजियर. पहले 2 लिमिट्स थी विच एवर इज लेस वगैरह के बारे में बात थी. अभी उन्होंने उसको एक एक लिमिट्स कर दिया है. सो सी, अगर सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में बात हो रहा है. अगर दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ऑफ द नेचर ऑफ सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स देन दैट लिमिट अर्लियर वाज 10% or more of the turnover of company or rupees 100 crores whichever is lower. So or rupees 100 crores whichever is lower delete कर दिया. So now the limit is 10% of turnover of the company. For example, अगर आपके कंपनी का टर्नओवर जो है that turnover is 500 crores, 500 crores अगर लिमिट है then in that case पहले क्या होता था कि
50 करोड़ दैट्स 10%, या 100 करोड़ विच एवर इज लेस 50 करोड़। तो अगर ट्रांजैक्शन 75 करोड़ का होता था तो परमिशन लेनी पड़ती, 25 करोड़ का होता तो जनरल मीटिंग परमिशन नॉट रिक्वायर्ड, बोर्ड मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करवा सकते थे केवल। अगर वो कंपनी का टर्नओवर मान लीजिए बट 5000 करोड़ होता, देन इन दैट केस 10% क्या हुआ उसका 500 करोड़ एंड 100 करोड़, तो नाउ 100 करोड़ इसमें से लोअर हो जाता। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन 200 करोड़ का होता तो उसके लिए यहाँ पर जनरल मीटिंग में परमिशन लगती क्या, यस, बट नाउ दिस वुड नॉट होल्ड ट्रू। यहाँ पे भी 500 करोड़ ही आप मेंटेन करोगे, क्योंकि ये 10 जो ये 100 करोड़ वाला है वो रेलेवेंट नहीं है, केवल 10% ही देखना है। So now if a transaction in a company having turnover of 5,000 crores is a transaction of 200 crores, 300 crores, there is no permission going to be required in the general meeting. Now similarly, selling or otherwise disposing of or buying property of any kind, तो पहले होता था 10% of net worth और 100 crores, so now it's just 10% of net worth. लीजिंग प्रॉपर्टी पहले ये सब होता था, अब है सिर्फ 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी। अवेलिंग रेंडरिंग सर्विसेज इज 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। सो इट्स बिकम वेरी सिंपल नाउ। So if it's goods, if it's services, if it's leasing, so it's 10% or more of turnover. If it is property का selling या purchasing, then in that case it is 10%. 10% remains the same or more of net worth of the company. So the limits have become very simplified. तो ये लिमिट्स अब केवल रहेंगे फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बाकी जो लिमिट्स थे अंडर राइटिंग कमीशन के लिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए, वो लिमिट सेम है। ये 4 लिमिट्स में फ़र्क हुआ है, तो ये 4 लिमिट्स आप चेंज कर लो। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 जो बोलता था वो आज भी वही बोलता है। उनके लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया है कुछ क्लासेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज को। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 188(1) क्या बोलता था, प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन केस ऑफ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन amount or transaction not exceeding sums as may be specified shall be entered into except with prior approval of company by a resolution. What we just saw, the limits that we just saw ना, वो इसकी लिमिट्स हैं। तो कैसे है ये, सेक्शन 188 जो है उसमें बोला है कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन करना है, बट अगर लिमिट्स एक्सीड करता है तो आपको अप्रूवल ऑफ कंपनी बाय रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मींस ओआर एंड कंपनी मींस अ जनरल मीटिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चाहिए, बट गवर्नमेंट कंपनीज को ये लिमिट्स एप्लीकेबल ही नहीं होंगी अगर ये स्पेसिफाइड गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो। साथ ही साथ provided further that no member of company shall vote on such resolution to approve any contract or arrangement which may be entered into by company if such member is related party. तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो रेजोल्यूशन है ये हो रहा है विथ अ मेंबर। नाउ दिस पर्सन इज ऑल्सो अ मेंबर इन दिस कंपनी एंड जो दूसरी कंपनी है वो उसकी रिलेटेड पार्टी है। तो यहाँ पर ये मेंबर को वोट करने दिया जाएगा क्या जनरल मीटिंग में, नहीं, उसको वोट नहीं करने दिया जाएगा जनरल मीटिंग में। इसके एक्सेप्शंस होते हैं, अगर 90% और मोर इन नंबर अगर वो हो जाते हैं, अगर आपके रिलेटेड पार्टीज हो जाते हैं तो फिर ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता है, या प्राइवेट कंपनी में इसका एक्सेप्शन है, देन इन दैट केस ये प्रोवाइजो के वो एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस स्टिल स्टे द सेम। वो एक्सेप्शंस बेनिफिशियल एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस के लिए एग्जेम्पशन देने से कोई सवाल नहीं उठता। ये जो प्रोवाइजोज हैं ये कुछ एडिशनली रूल्स बताते हैं, दे मेक द प्रोविजन स्ट्रॉन्गर कि आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी मेंबर भी है तो उसको वोट नहीं करने दिया जाएगा ऑन द जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन ऑल्सो। तो ये जो है दे मेक इट स्ट्रेंथियर, दे मेक इट स्ट्रॉन्गर दिस सेक्शन 188(1) का। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज को ये एग्जेम्पशन दे रखा है। तो सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो रिमेन द सेम, ओनली गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू इट विद अदर गवर्नमेंट कंपनी और विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन देयरऑफ
or government company other than listed company in respect of contract arrangement other than those referred in A, in case such company obtains approval of ministry or department or central government which is administratively in charge of company, or the case may be the central state government, before entering into such contract or arrangement. तो in this case ये प्रोवाइजोज एप्लीकेबल नहीं होंगे. इसका कारण क्या है कि अगर मिनिस्ट्री जैसे अप्रूव कर रही है या फिर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही ट्रांजैक्शन है, देन इन दैट केस व्हाट द गवर्नमेंट सेज इज कि फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है बार बार जनरल मीटिंग बुलाओ. अब वो जनरल मीटिंग बुला भी लेंगे तो उसमें गवर्नमेंट हो जाएगी रिलेटेड पार्टी. जो मेंबर जो है यहाँ पर तो गवर्नमेंट है, CGA मान लीजिए, तो ये रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, तो इसको वोट नहीं करने दिया जाएगा. तो गवर्नमेंट कंपनी में आप जनरल मीटिंग बुलाओगे, वहाँ जनरल मीटिंग में गवर्नमेंट का वोट नहीं रहेगा, जो बाकी लोग हैं वो वोट करेंगे. गवर्नमेंट वो ट्रांजैक्शंस कर ही नहीं पाएगी अगर वो चाहती भी है कि 100% हमको ये ट्रांजैक्शंस करने हैं. तो गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने पावर जहाँ पर एक्सपैंड कर दिए कि नाउ गवर्नमेंट एक तो वो काउंट भी हो जाएगी, और काउंट होने की तो आप बात छोड़ो, उनको जनरल मीटिंग का ही रेजोल्यूशन नहीं लगेगा. ऑलराइट, स्पेसिफाइड, नॉट ऑल गवर्नमेंट कंपनीज के ट्रांजैक्शंस, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस ऑफ दीज गवर्नमेंट कंपनीज. ऑलराइट, नाउ दिस ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट वन. क्या होता था कि की मैनेजरियल पर्सनल जो है KMP, इसमें बोला जाता है कि आपको एक MD नहीं है तो मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर या CEO ये अपॉइंट करना है, एंड एक CFO अपॉइंट करना है, एंड एक CS अपॉइंट करना है. इसको अपॉइंट करना है पब्लिक कंपनीज जिनका 10 करोड़ या मोर से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, या आप लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इनको अपॉइंट करना पड़ता था. नाउ व्हाट दे हैव सेड इज ये जो CS है इसको अपॉइंट करने का फॉर अ प्राइवेट कंपनी भी एक कंडीशन है. व्हाट इज दैट? अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, देन इन दैट केस उसको एक होल टाइम, दीज आर ऑल होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन्स, तो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी भी चाहिएगी. दिस इज लिंक्ड विथ सेक्शन 203. सेक्शन 203 में ये जो लिमिट है, जनरल लिमिट, वो लिमिट जो है दैट रिमेन्स द सेम. जो लिमिट थी पहले वो आज भी वही लिमिट है. अमेंडमेंट किस में हुआ है? प्राइवेट कंपनीज के लिए पहले था 5 करोड़ और मोर. नाउ व्हाट इज दैट लिमिट? दैट लिमिट इज ऑल्सो 10 करोड़ और मोर. कारण क्या है? दैट प्राइवेट कंपनीज वर सेइंग कि हमको CS मिल नहीं पा रहे हैं, या हमारे उतने फंड्स नहीं हमारे पास कि हम एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर पाए. तो दैट्स व्हाई दे सेड कि वी डू नॉट वांट, बिकॉज हमारे जो कंपनी सेक्रेटरी है, वी कैन गेट अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस टू डू व्हाट वर्क्स वी वांट. वी डोंट नीड अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट. तो वी डोंट मेक इट अ कंपल्शन. हमको चाहिए तो हम खुद कर सकते हैं, बट 5 करोड़ के शेयर कैपिटल के लिए आप मत करो. उसको उन्होंने इंक्रीज करके 10 करोड़ और मोर कर दिया है. सेक्शन 203 टॉकिंग ऑफ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल. Section 230. Section 230 is chapter number 4 of ours. Chapter number 5, that is compromise, arrangement and amalgamation. इसमें एक section 230 है which talks about compromise and arrangement. तो ये compromise arrangement में ये sections जो हैं, इसके जो सब सेक्शंस हैं, ये पहले नोटिफाइड नहीं थे, अब इन्होंने इसको नोटिफाई कर दिया है. ये किसके लिए है? फॉर अ टेक ओवर ऑफर. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेक ओवर ऑफर जो है, प्रोवाइडेड दैट सो एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर इन मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट टेक ओवर ऑफर इंक्लूड करेगा क्या? मे बी एन MCQ. तो येस, टेक ओवर ऑफर इंक्लूड करेगा. अगर लिस्टेड कंपनीज है तो जो टेक ओवर ऑफर है वो सेबी के रूल्स के हिसाब से फॉलो किया जाएगा. Any aggrieved party may file application to tribunal in event of grievances with respect to takeover offer of companies other than listed companies in such matter as may be prescribed, and tribunal may on application pass such order as it may deem fit.
व्हाट डज द ट्रिब्यूनल मीन? NCLT। तो अगर अदर देन लिस्टेड कंपनीज है, आप अग्रीव्ड हो कोई टेक ओवर ऑफर से, ट्रिब्यूनल के बाद चले जाओ। लिस्टेड कंपनीज के लिए क्यों ट्रिब्यूनल डजंट मेक सेंस? बिकॉज उसके लिए पास अलग ट्रिब्यूनल है सेबी के पास, दैट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सैट। तो आप वहाँ पर सैट में जाते हो। तो यहाँ पर जो कंपनीज अदर देन लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके लिए उन्होंने बोला है कि एक तो कंपनीज एक्ट में रेगुलेशंस रहेंगे, एंड NCLT इनके साथ अगर कोई ग्रीवेंसेज है, अग्रीव्ड हो अगर आप, तो डील करेगा। जस्ट अ स्मॉल इंसर्शन, आप जस्ट ऐड कर सकते हैं इसको कि टेक ओवर ऑफर इंक्लूड हो जाता है अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के मीनिंग के अंदर। ये जो टेक ओवर ऑफर है, दिस इज नाउ, ये इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड उन्होंने बोला था ना यहाँ पे, तो दिस इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट इज दैट मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। So a member of company shall make an application for arrangement for the purpose of takeover offer in terms of subsection 11 of section 230 when such member along with any other members holds not less than 3/4 of the shares in the company. And such application has been filed for acquiring any part of the remaining shares of the company. You want to take over any remaining shares. Now, what is the difference with section 236? सेक्शन 236 वहाँ पर बोलता है कि 90% और मोर अगर हो जाता है तब सेक्शन 236 एप्लीकेबल होता है। 236 अपन पूरा रिवाइज करना डजंट मेक सेंस, आई एम जस्ट पॉइंटिंग दिस आउट टू यू, यू कैन नोट इट। जब आप 236 देखोगे तब आपको समझेगा कि 90% और मोर वहाँ पर स्पेसिफाइड है। सेक्शन 235 ऐसी कोई भी लिमिट के बारे में बात नहीं करता है, उसमें बोला है अगर आप अक्वायर करना चाहते हैं बाकी शेयर्स तो आप करो। ये सेक्शन 230 है विच इज सेइंग कि ये टेक ओवर ऑफर तब एप्लीकेबल होगा जब 75% और मोर होगा। तो यू नीड टू बी नाउ केयरफुल। ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग लिमिट से थोड़े से वो सिमिलर हो जाते हैं, बट यू नीड टू बी कॉशियस। Explanation 1. Shares means the equity shares of company carrying voting rights and includes any security such as depository receipts which entitles the holder thereof to exercise voting rights. Explanation 2. Nothing in this sub-rule shall apply to any transmission of shares through a contract, arrangement or succession as the case may be, or any transfer made in pursuance to a statutory or regulatory requirement. ये रूल 3 का ही सब रूल 6 है। एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ टेक ओवर क्या कंटेन करेगा? रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर पुटिंग आउट द डिटेल्स सच एज द हाईएस्ट प्राइस पेड फॉर एक्विजिशन ड्यूरिंग द लास्ट 12 months, the fair price of the shares determined by registered valuer after taking in various parameters. तो वेरियस पैरामीटर्स लेते हुए आप उसका फेयर प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस, फेयर प्राइस, दोनों डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू बी opened separately by a member wherein a sum of amount not less than 1/2 of total consideration needs to be deposited. तो हाफ कंसिडरेशन जो है वो आपको एडवांस में यहाँ पर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना पड़ता है। तो रूल बोलता है कि सबसे पहले टेक ओवर ऑफर कब एप्लीकेबल होगा, अगर होगा तो क्या इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नाउ सब रूल 5 था एंड सब रूल 6 था विच टॉक्ड अबाउट दिस टेक ओवर ऑफर। टेक ओवर ऑफर के बाद वी आर गोइंग टू गो टू सेक्शन 245, सेक्शन 2 क्लॉज 45। सेक्शन 2 के साथ दिस इज नॉट नोन एज सब सेक्शन, इट्स नोन एज क्लॉजेस। तो दिस इज टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन में कोई चेंज है क्या? नहीं, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है, डेफिनेशन रिमेन्स एज इट इज। उसके बाद उन्होंने केवल एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है, ये बोल्ड पोर्शन इंसर्ट किया है, ग्रीन बैकग्राउंड सो इंसर्शन, ये इंसर्ट किया है दैट फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, व्हाई डू दे से क्लॉज, इज की सेक्शन 2 है। For the purpose of this clause, the paid up share capital shall be construed as total voting power
where shares with differential voting rights have been issued. Differential voting rights, that chapter is a part of intermediate. वहाँ differential voting rights के साथ आप shares कर सकते थे. वो उसका कारण ये होता था कि कुछ लोगों को चाहिए रहता था कि ज़्यादा voting power चाहिए, that they are probably the promoters or founders of the company, so they say कि हमको पैसा तो हम कम लगा पाएंगे but हमको कंट्रोल चाहिए कंपनी पे. तो हमारा जो शेयर है, मे बी अगर वो 10 रुपये का शेयर है, उसमें 2 वोट्स रहेंगे. कोई लोग होते थे कि यार हमको पैसा लगाना है, हमको कोई डे टू डे मैनेजमेंट में नहीं चाहिए, वी वांट द शेयर प्राइसेस, ज़्यादा वैल्यू हमारा बढ़े, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग वेल्थ रादर देन टेकिंग पार्ट इन द ऑपरेशंस और कंट्रोल ऑफ द कंपनी. तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते थे. समटाइम्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स तो दे डोंट माइंड ऑल्सो, क्योंकि उनके वोट का तो बहुत बार वैल्यू ही नहीं होता. अगर कोई मेजॉरिटी शेयर होल्डर है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की कोई वैल्यू नहीं होती. सो दे आर लाइक कि आप हमसे जो है पैसा थोड़ा सा कम ले लो, हमको वोटिंग राइट्स कम दो, बट हमको जो पेड अप अमाउंट है वो आप ज़्यादा ले सकते हो. सो दैट वे दे आर एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दैट. सो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो है, देन द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी द टोटल वोटिंग पावर. They've just clarified it. So यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और governments, or partly by central and partly by one or more state governments, and includes the subsidiary of a government company. Why have they been doing this? Because the government is into massive disinvestments. They want to raise funds. Abhi to they require funds to boost up the economy and also, so they need to put in a lot of funds into the economy. So they are doing disinvestments, that is they are selling stakes in non-strategic PSUs. But तभी भी वो क्या करना चाह रहे हैं कि हम तभी भी कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं वो कंपनी पे. तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स हम हमारे पास रख लेते हैं जिससे हम कंट्रोल मेंटेन करें. बट जिनको वैल्यू चाहिए, जिनको वोटिंग राइट से उतना चिंता नहीं है, जिस वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज एक्विटी एज इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल, देन इन दैट केस उनको वो शेयर्स दे दिए जाए. सो दैट्स वाई डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स मीट करने के लिए, एट द सेम टाइम नॉट वांटिंग टू लूज कंट्रोल, दे हैव पुट इन दिस clarification, or they call it an explanation here. Now this is an important one practically. प्रैक्टिकली क्या होता था कि कोई पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, जो KMPs हैं, उसके अलावा जो नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन KMP, नॉन प्रमोटर लोग हैं, वो लोग नहीं बनना चाहते थे. वो बोलते थे कि यार हमको छोटी सी फीस मिलती है, हमारे पे इतने सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमको देखने बोलता है, हम सब चीज़ चेक नहीं कर पाते, आवर पावर्स आर नॉट अनलिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पर्सन हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी रिलायंस लिमिटेड, विल हिज पावर्स बी द सेम एज मुकेश अंबानी जी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन? नो. तो वो क्या बोलता है कि हम बहुत बार सारे इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट ऑल ऑफ दिस, एंड द कंपनीज माइट नॉट इवन गिव अस सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो अगर कोई चीज़ कंपनीज़ के इंटरनल वर्किंग में होती, क्योंकि हम तो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अगर कोई रेगुलर वर्किंग में उनकी जो होती है, जो जिसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं है, एंड हमारे कोई नेग्लिजेंस के कारण कोई ये ट्रबल आई नहीं है कंपनी में, वी डिड एवरीथिंग वी कुड टू प्रिवेंट इट, वी वर कॉशियस, वी इंश्योर्ड कि जितना हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को हमने प्रोटेक्ट किया. कभी भी कोई स्कैम हो गया कंपनी में, then in that case how are we responsible for it? Why should we be prosecuted with other directors who were a part of it, who did it? So इसके कारण people were not wanting to become independent directors. To prevent such thing from happening, this clarification was issued by the MC, a very important clarification practically. They are wanting independent directors. अभी अपन ने शुरू में भी देखा कि independent directors, उनको quality independent directors चाहिए. Quality independent directors भाग रहे थे. They were fearing कि हमारे पीछे सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पड़ जाएंगी, पेनल्टीज, जेल वेल, हमको भी चले जाना पड़ेगा. So that's why this has been done. What does it say? Under several provisions of the Companies Act, proceedings are required to be initiated under officer in default in valuation in case of violations committed under the Act. Officer in default has been specified under Section 2, Clause 60 of the Act, wherein the various officers have been identified. Ordinarily, generally, a whole-time director and a key managerial person associated with day-to-day functioning of company, and accordingly such WTDs or KMPs shall be liable for the default committed by company. In absence of KMP, जो भी डायरेक्टर ने बोला है कि मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट रहूँगा, अगर कोई भी गलती होती है, उसने कंसेंट फाइल किया है, तो उसको होल्ड किया जाता है गिल्टी.
where the consent for incurring liability or provisions dealing with maintenance, filing or distribution of accounts records is submitted in e-form GNL3 by a person under the immediate authority of board or any KMP, the liability of such person shall arise. However, in certain cases, the Penal Provisions Act hold a specific director or officer or any other person accountable for default. In such cases, actions will be initiated only against such director or officer as the case may be, such as disclosures of interest by the directors under section 184 of the act. The first thing is कि जनरली हम ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट के पीछे भागते हैं. ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी KMP या WTD जो है वही होने वाला है ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वही डे टू डे ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्व था. बट अगर ये नहीं है तो कोई भी अगर डायरेक्टर ने कंसेंट फाइल किया है कि बाकी जो डायरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व कंपनी में रहते ही नहीं हैं, कोई गड़बड़ी अगर हुई तो मैं ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट रहूँगा, तो वो डायरेक्टर कुछ केसेस में, सम केसेस में स्पेसिफिक डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल सेक्शन 184 जो है वो बोलता है कि अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जो डिस्कस हो रहा है बोर्ड में, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको अपने डिस्क्लोजर देना पड़ता है इंटरेस्ट का, या आपके जो जो इंटरेस्ट्स हैं आपको वो पूरे इंटरेस्ट बताने पड़ते हैं कंपनी को. तो अगर आपने ये यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया तो क्या ये होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन या डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा कि भैया उसने नहीं किया तुम्हारी गलती, या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को किया जाएगा कि नहीं आपकी गलती? नहीं, यहाँ पर दिस इज़ अ स्पेसिफिक वायलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डायरेक्टर, तो वही डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा. तो यहाँ पर तो बहुत क्लियर है. नाउ सेक्शन 149 सबसेक्शन 12 इज अ नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज, मतलब इट्स एन ओवरराइडिंग क्लॉज, नॉट विथस्टैंडिंग से चालू होता है, which provides the liability of independent directors or non-executive directors not being promoters or key managerial person would only be in respect of such acts or omissions or commission by company which occurred with their knowledge attributable through board process and with his consent or convenience, or where he had not acted diligently. तो या तो वो इन्वॉल्व ही नहीं था, मतलब या तो वो इन्वॉल्व था या फिर उसने केयरफुल, जो उसको जनरली कर लेना चाहिए था, कोई भी एक प्रूडेंट मैन कर लेता था. आप अगर अपने जो ड्यूटीज एज डायरेक्टर है केवल उतने ही फॉलो करते तो भी आपको ये दिख जाता, देन इन दैट केस you will only be held responsible, otherwise not. In view of express provisions, IDs and NEDs, whenever I talk of NEDs here, they are non-promoter and non-KMP, should not be arraigned in any criminal civil proceedings under the Act unless the above criteria, that they are involved or they did not carry out their duties with due diligence, are met. Typically, apart from IDs, non-promoter, non-KMP, NEDs कौन होते हैं? तो IDs तो बहुत क्लियर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. नॉन प्रमोटर, नॉन KMP, NEDs क्या है? डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, nominated by public financial institutions, finance institutions, banks having participation in equity of company or otherwise. Section 161 subsection 3 के नॉमिनी डायरेक्टर्स के बारे में ये बात कर रहा है. Directors appointed in pursuance to statutory regulatory requirements such as directors appointed by NCLT. Section 242 में बोलता है NCLT कुछ केसेस में डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है. तो ये जो ट्रिब्यूनल के डायरेक्टर्स हैं या नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, ये तो नॉन प्रमोटर, इनका कोई बेनिफिट है ही नहीं. अगर कोई फ्रॉड कंपनी करता है तो जनरली इनका बेनिफिट नहीं होने वाला है, कंपनी का बेनिफिट हो रहा है. वो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या होल टाइम जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये बेनिफिट ज़्यादा मायने रखता है. इन लोग को हम मान लेंगे कि इनका जनरली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर उन्होंने डिलीजेंटली किया या हमको प्रूफ नहीं मिल जाए कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं. नाउ इसके ऊपर एक ICAI ने क्वेश्चन पूछा था पहले, आई थिंक 2 years बैक दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस कि एक नॉमिनी डायरेक्टर है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सेक्शन 164 नॉन फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स? नहीं, वो तो बोलता भी जा रहा था मे बी कि आप फाइल करो, बट वो उसके ऊपर थोड़ी है कि वो फाइल कर देगा. तो उसको उन्होंने बोला था कि ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. सो दिस क्लैरिफिकेशन मेक्स दैट आंसर इवन मोर राइट. उस समय देयर वाज अ डिबेट कि ये आंसर जो इंस्टीट्यूट ने लिया है वो नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज था वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए, बट नॉमिनी PFIs के लिए वो नहीं था. सो वेदर द स्टैंड टेकन बाय इंस्टीट्यूट इज राइट और नॉट, तो इंस्टीट्यूट हैड टेकन दैट स्टैंड. सो दिस क्लैरिफिकेशन मेक्स दैट स्टैंड इवन मोर राइट. ठीक है,
Now the nature of default is also crucial for arraigning officers of default for defaults committed under the Act. All instances of filing information records with registry, maintenance of statutory register or minutes of meeting or compliance with orders issued by statutory authority including NCLT are not the responsibility of IDs and ADs unless there is a specific requirement on the Act. Now the responsibilities of NEDs will ordinarily arise when there are no WTDs और KMPs. जनरली इनका काम नहीं है, जो होल टाइम डायरेक्टर है वो उनका काम है ये सारे स्टैट्यूटरी चीज़ें देखना करना. तो नेचर ऑफ डिफॉल्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एट द टाइम ऑफ सर्विंग नोटिसेस आपको ये पूरा देखना चाहिए एडजुडिकेशन पेनल्टीज कि वो रियली इन्वॉल्व है या नहीं है. द रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार DIR ई फॉर्म 11 and 12, मतलब वो डायरेक्टर तब डायरेक्टर ही नहीं था वो कंपनी में, तो उसको आज क्यों पकड़ना. वो डायरेक्टर जो था अपॉइंट बाद में हुआ है. जस्ट बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर राइट नाउ डजंट मीन ही वाज इन्वॉल्व इन दैट फ्रॉड. ठीक है. Now this is only given to independent directors, non-promoter, non-KMP, non-executive directors. Alright. In case of any doubt with regard to liability of any person, then the proceedings required to be initiated under registrar के against अगर आपको कोई doubt है तो आप MCA से guidance लेंगे to the Office of Director General of Corporate Affairs. Consequently, these proceedings will only be initiated अगर MCA बोलता है कि नहीं हमको ये proceedings initiate करनी चाहिए. All the registrars are directed to immediately and scrupulously follow the above standard operating procedure with respect to even the ongoing cases. In respect जहाँ पर prosecution already filed है but ये जो ऊपर क्राइटेरिया है कि वो इन्वॉल्व नहीं है ये क्राइम्स में, तो वहाँ पर वो सेम शुड बी सबमिटेड टू मिनिस्ट्री फॉर नेसेसरी इवैल्यूएशन एंड फर्दर डायरेक्शन देयर ऑन. वी वांट टू सेव दीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिनकी रियली कोई गलती नहीं है, सो दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होने से लोग पीछे नहीं हटे एंड डरे नहीं. So this clarification, that's why was very important. So now we are going to start off with the Insolvency and Bankruptcy Code. Now the IBC code, that's Insolvency Bankruptcy Code 2016 जो IBC है, this is very important from an amendment perspective also. 10 मार्क का तो ये चैप्टर भी आता है अपने एग्जाम में. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके अमेंडमेंट्स अलग से टेस्ट भी होते हैं, तो दैट्स वाई इसके अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है इज इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड. इसमें पहले क्या होता था दैट द IBC वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया. जो पार्ट 3 था पहले विच वाज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी दैट डिड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब बाकी सब कुछ होल ऑफ इंडिया था. दिस वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर. उन्होंने नॉट एप्लीकेबल वाला पोर्शन डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया. तो नाउ द एंटायर कोड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ कोड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया नाउ इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. नॉट अ वेरी रेलिवेंट अमेंडमेंट क्योंकि ये जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी है वो अपने को कोर्स में ही नहीं है, तो दैट्स नॉट वेरी रेलिवेंट. बट सिंस मतलब MCQ में कभी टेस्ट करना हो अगर तो वो कर सकता है. सो दैट्स वाई दिस अमेंडमेंट इज देयर. नाउ दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट वन. डिफॉल्ट का अमाउंट क्या है, मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, या फिर ट्रिगर पॉइंट और IBC क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने पूछे. ये था पहले ₹1 लाख. अगर 1 लाख का डिफ़ॉल्ट होता था तो आप IBC कोड में आ सकते थे. बट नाउ द अमाउंट हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़. इसमें कंफ्यूजन एक हो सकता है. पहले उन्होंने क्या बोला था दैट द अमाउंट इज़ 1 लाख एंड द CG हैज़ पावर टू एक्सटेंड और इंक्रीज टू 1 करोड़. तो इंक्रीज 1 करोड़ किया नहीं था, अब उन्होंने 1 करोड़ कर दिया है, तो अब ये सब रेलेवेंट नहीं है. CG ने अपनी पूरी पावर यूज़ कर ली है. सो नाउ द डिफ़ॉल्ट अमाउंट हैज़ टू बी 1 करोड़ एज द मिनिमम अमाउंट. तो अगर किसी ने अगर 70 लाख का डिफ़ॉल्ट किया, आप अब IBC में नहीं स्टार्ट कर सकते डिफ़ॉल्ट प्रोसीडिंग्स. व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि 1 लाख के ऊपर भी कोई डिफ़ॉल्ट कर रहा था तो वो आ जा रहे थे IBC में. इसी कारण टन्स ऑफ केसेस हो गए IBC में. जो एक आइडिया था कि IBC स्पीडी क्लियरेंस ले चाहिए, DRTs
ड्रैट्स या NCLT, नेकलेट, ये सब जो थे वो अब ओवरबर्डन होने लग गए। तो दे सेड कि लेट्स डिसाइड नाउ प्रायोरिटी वाइज 1 करोड़ के ऊपर जो केसेस हैं अब केवल वही आ सकते हैं फॉर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ के लिए भी, क्वेश्चंस के लिए भी, 1 करोड़ इज नाउ द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ये चेंज इसलिए लाया गया क्योंकि उन्होंने अब क्या किया है, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, क्या होता है कि जब एप्लीकेशन होता है और इंसॉल्वेंसी, ये एप्लीकेशन जब दिया जाता है तो इसके साथ अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है देन इन दैट केस वो IRP बताता है, या अगर कंपनी कॉरपोरेट एप्लीकेंट है देन इन दैट केस वो भी IRP बताता है, या अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर तो उसके पास चॉइस होता था, IRP बताने का चॉइस होता था, ही कुड और ही मे नॉट हैव टोल्ड। तो ये जो IRP इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, टिल द टाइम वी फाइनलाइज कि कौन हमारा रिजॉल्व करेगा, तब तक एक इंटरिम पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता था। जो पर्सन अप्लाई करता था वही बता सकता था कि यार चालू करना है, इससे चालू करो, ये अच्छा लगा तो इससे कंटिन्यू करना, वरना कोई और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना लेना। तो ये जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसको ये बोला गया है कि ये आप इंसॉल्वेंसी चालू होने के बाद आप ये एप्लीकेशन दोगे, इसके बाद एक जो ट्रिब्यूनल है NCLT वो एप्लीकेशन आपका एडमिट कर सकता था। वो एडमिट करने के बाद आपको 14 डेज़ के अंदर वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करना पड़ता। अगर अपॉइंट नहीं होता देन इन दैट केस वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो जब अपॉइंट होता था तब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मानी जाती। अब ये सब आप भूल जाइए। अभी प्रोविज़न क्या है कि एप्लीकेशन जब एडमिट होगा तभी उसको IRP अपॉइंट करना पड़ेगा। अब वो 14 डेज का ग्रेस खत्म हो गया। तो अब इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मीन्स द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये एडमिशन जब होता है, provided that where the interim resolution professional is not appointed in the order admitting application under this, the insolvency commencement date shall be the date on which the interim resolution professional is appointed by the adjudicating authority। ये जो 14 डेज का पहले ग्रेस था उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, तो अब ये वाला उन्होंने जो प्रोवाइजो है ये डिलीट कर दिया है। जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है अब वो क्या हो गई, सिंपल हो गया। Now the date is the date the application is admitted by the adjudicating authority. For corporate insolvency, the adjudicating authority is NCLT, National Company Law Tribunal. Now section 515 बोलता है interim finance. Interim finance means any financial debt raised by resolution professional during the insolvency resolution process and such other debt as may be notified. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कभी कभी लोन लेना पड़ता है जस्ट टू कीप द कंपनी गोइंग ऑल्सो। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी IBC का क्या एक एजेंडा है, द IBC का मेन एजेंडा इज़ टू इंश्योर कि कुछ भी करके हम ये जो कंपनी है उसको एक गोइंग कंसर्न रख सकते हैं। क्या हमको बिजनेस को शट डाउन नहीं करना है, वी वॉन्ट टू ट्राई एंड कंटिन्यू इट एज अ गोइंग कंसर्न। तो इफ़ यू आर वांटिंग टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, हमने आपको जो ये 180 डेज़ का टाइम लिमिट दिया है जिसमें आप रिजॉल्व करो अपनी इंसॉल्वेंसी, तो इसमें आपको हो सकता है कि कुछ फाइनेंस लग जाए कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस टिल द टाइम यू आर एबल टू डिसाइड व्हाट विल हैपन। तो वो जो बीच में पैसा लगता है उसको इंटरिम फाइनेंस बोला गया है। एंड इंटरिम फाइनेंस में उन्होंने अब सच अदर डेट एज में बी नोटिफाइड उसके मीनिंग में इंक्लूड कर दिया है। नाउ व्हाट इज दैट सच अदर डेट is the debt raised from the special window for affordable middle income housing investment fund for the purpose of the said clause। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है IBC के अंदर दे हैव बीन डन फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे JP ये वो अगर आप सोचते हो उनके बारे में ना, तो वो सारे उन्होंने पैसा ले लिया बट उन्होंने कंप्लीट नहीं किया पूरे प्रोजेक्ट्स। तो ये जो होम बायर्स हैं उनका पूरा मे बी समटाइम्स पीपल सेव द लाइफ एंटायर लाइफ का पैसा टू बाय देयर होम, तो ये सब डूबने लगा। तो इंसॉल्वेंसी जो ये कोड है इसने ये बहुत बड़ी एक चीज़ को हाईलाइट किया कि होम बायर्स जो है ना उनको भी हम ट्रीट करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव देम आल्सो प्रोटेक्शन अंडर द कोड। बहुत अमेंडमेंट्स हुए, बहुत सारे केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उसके कारण देव स्ट्रेंथन द होम बायर्स पोजीशन आल्सो। IBC में 2 टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अगर आपको ये सब टर्म्स में भी अगर कुछ तकलीफ है तो एक वीडियो है IBC का मेरे चैनल पे, आप वो वीडियो देख सकते हैं IBC का।
तो ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो हैं, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पास पावर्स नहीं होते हैं कि वो डिसीजंस ले सकते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैव दैट पावर. तो होम बायर्स वर मेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का पार्ट. नाउ दे हैव ऑल्सो स्पेड कि इंटरिम फाइनेंस, आपको ये अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को बचाने के लिए कुछ अगर पैसा उठाना पड़े तो उसको हम इंटरिम फाइनेंस मानेंगे. नाउ what does this mean? It means a fund sponsored by central government for providing priority debt financing for stalled investments, alternate investment fund registered under SEBI, established under the SEBI Act to provide financing for completing the stalled housing projects that are in affordable and middle income housing sector. You want to save the middle class and affordable housing. तो जो फर्स्ट जनरली जो घर अपना फर्स्ट टाइम खरीदते हैं या दे आर मेकिंग द परमानेंट होम्स, वो लोग खरीदते हैं अफोर्डेबल हाउसेस, तो उन लोग को प्रायोरिटी डेट दिया जाए, वो प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी डेट दिया जाए कि आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और इनको घर दो. दैट्स वाई दिस डेट इज इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंस. अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट डेफिनेशन है ये. 7.1 नाउ सेक्शन 7.1 देखिए क्या बोलता है. This is an important section, so I am reading it out. A financial creditor may either by itself or jointly with other financial creditor or such other persons on the behalf of financial creditor as may be notified by central government may file application for initiating corporate insolvency process against a corporate debtor before the adjudicating authority when a default has occurred. A default is now what? 1 crore. Provided that this remains the same, ये addition हुआ है, addition हुआ है. Provided that for financial creditors referred to in A and B of subsection 6A of 21, an application for initiation of corporate insolvency against the corporate debtor shall be filed jointly by not less than 100 of such creditor in same class or not less than 10% of the total number of such creditor in the same class, whichever is less. Generally यहाँ पर सारे सिक्योरिटी होल्डर्स हैं या होम बायर्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर 6A के A एंड B में कवर्ड थे. तो उसमें बोला गया है कि अगर उनको एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी करना है, इवन दो नाउ वन पर्सन माइट सिंगली हैव 1 करोड़ का डिफॉल्ट, बट उसमें से भी 100 सच क्रेडिटर्स को आना पड़ेगा और नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स इन सच क्लास, विच एवर इज लेस. Provided further that financial creditors who are allottees under a real estate project, this ये देखिए, an application the same thing shall be filed by not less than 100 of such allottees under the same real estate project or 10% of total number under the real estate project, whichever is less. तो security holders यहाँ पर उन सब के बारे में बात की है. home buyers, allottees under the real estate project, उनके बारे में यहाँ बात किया है. Provided also that where an application for initiating corporate insolvency process against a corporate debtor has been filed by financial creditor referred to in first and second proviso, already कुछ लोगों ने already फाइल कर रखा होगा तो उनका क्या, and has not been admitted by adjudicating authority before the commencement of insolvency code, such application shall be modified to comply with the requirements within 30 days from commencement of the act, within which the application shall be deemed to have been withdrawn before admission. Now ये जब इंसॉल्वेंसी का आपका ये प्रोविजन डाला गया तो इस समय कुछ एप्लीकेशंस हो सकता है किए हुए होंगे. वो एप्लीकेशंस अगर एडमिट हो गए तो बात ख़त्म, वो तो केस चल ही रहा है. अगर एडमिट नहीं हुए देन इन दैट केस व्हाट यू विल नीड टू कंप्लाई विद दिस, यू नीड टू मीट दैट 10% ऑफ द क्रेडिटर्स या फिर 100 सच क्रेडिटर्स का रिक्वायरमेंट, एंड देन ओनली योर एप्लीकेशन विल बी एडमिटेड. आप 30 डेज में ये मीट नहीं करते हो तो उस समय के लिए तो हम मान लेंगे कि आपने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया. नाउ अनदर थिंग विच द एनसीएलटी हैज सेड कि अगर आप यहाँ पर फाइल कर रहे हो एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, देन ये डिफ़ॉल्ट का जो एविडेंस है कि रियली डिफ़ॉल्ट हुआ है, दैट यू विल नीड टू शो यूजिंग द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बनाया है फॉर पर्पस, ताकि सारे जितने डेट्स का इंफॉर्मेशन है, डेटर्स का, कॉर्पोरेट डेटर्स का, या फिर जितने सारे डिफ़ॉल्ट वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें यहाँ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में एक जगह साथ में मिल जाए. यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ पीपल टू गेट दिस इंफॉर्मेशन. तो जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, दे वांट कि ये एविडेंस लेके आए.
all concerned are directed to file a default record from information utility along with the new petitions being filed under the section 7 financial creditors of the IBC positively. No new petitions, existing के लिए कुछ नहीं, new के बारे में बात कर रहे हैं. No new petitions shall be entertained without a record of default under section 7 of IBC. The authorized persons or parties in the case pending for admission under the aforesaid IBC are also directed to file default record from IBC before the next date of hearing. तो आपका जो है वो एडमिट ही नहीं किया जाएगा अगर आपने डिफ़ॉल्ट का नहीं दिया, बट अगर ऑलरेडी एडमिट हो गया है देन इन दैट केस आपको नेक्स्ट डेट के पहले आपको ये बता देना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट आपका IU इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से दिख रहा है. ठीक है. नाउ सेक्शन 11 में उन्होंने बोला था कि देर आर सर्टन पर्सन्स हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. मतलब ये लोग एप्लीकेशन नहीं दे सकते. इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कॉर्पोरेट डेटर जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी में है या उसका लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया है या उसने डिफ़ॉल्ट किया है जो उसका इंसॉल्वेंसी था विद इन 12 मंथ्स पहले उसका जो अप्रूव हुआ था, ऐसे लोग थे. वो सब कुछ चेंज नहीं हुआ है. व्हाट हैज़ चेंज्ड? एक्सप्लेनेशन 2 हैज़ बीन एडेड. For the purpose of this section, it is hereby clarified that nothing in this section shall prevent a corporate debtor referred in A to D from initiating corporate insolvency process against another corporate debtor. So, in corporate debtors को जैसे undergoing your own insolvency resolution process, you cannot now come and file another application over here. तो इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया था कि फाइल करने से एप्लीकेशन, बट ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि ये कॉर्पोरेट डेटर को खुद के लिए रोका गया है, सामने वाले कोई और कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट एप्लीकेशन आपको फाइल करना है उससे आपको नहीं रोका है. द रिस्ट्रिक्शन इज ओनली फॉर यू एंड यू ओनली. इट्स नॉट इफ यू वांट टू फाइल फॉर समबडी एल्स. ऑलराइट. नाउ मोराटोरियम जो है, दिस मोराटोरियम में व्हाट हैपेंस इज कि जैसे आई सेड अर्लियर दैट वन ऑफ द बेसिक स्ट्रेसेस of the insolvency bankruptcy code is कि going concern हमको maintain करना है. We want the companies to continue. Company start करने में you require a lot of effort, so we just want to try once to try and save companies if we can, so let's do that. So going concern, that's why it's known as resolution. Resolution नहीं हो पाता तो liquidation में जाते हैं. तो going concern continue करने के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पर additions किए हैं. What are those additions which they have done? Moratorium का मतलब होता है कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन एडमिट हो जाता है, जो एप्लीकेशन आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी NCLT वो एडमिट कर लेता है अगर, देन इन दैट केस एक मोराटोरियम मतलब सब चीज़ पे रुकावट आ जाती है कि आपके अगेंस्ट कोई केसेस होंगे अगर वो एनफोर्स नहीं हो सकते, वो प्रोसीड नहीं हो सकते. अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आपके पोजेशन में है, तो आपसे वो भी जन जो है वो उठा के लेके नहीं जा सकता. सरफेसी एक्ट में कोई अगर इन्फोर्समेंट का है किसी के पास पावर्स, तो वो भी आके यहाँ पर इन्फोर्स नहीं कर सकता. तो व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर कि यहाँ पर मोरेटोरियम इन चीज़ों पे आता है. गोइंग कंसर्न मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज़ hereby clarified that notwithstanding anything contained in any law for the any time being in force, a license, permit, registration, quota, concession, clearance or similar grant or right given by central government, state governments, local authority, sectoral regulator or any other authority constituted under any law for the time being in force shall not be suspended or terminated on the grounds of insolvency, subject to condition that there is no default in the payment of current dues arising from the use or continuation of license or similar grant or right during the moratorium period. Now व्हाट हैपन्स, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लाइसेंस दिया हुआ है आपको कि आप ये पर्टिकुलर सर्विस आप दे सकते हैं. ये लाइसेंस दिया आपको किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया उसमें एक कंडीशन है कि लाइसेंस उन्हीं लोगों को दिया जाएगा हु आर नॉट इंसॉल्वेंट. तो मोमेंट आपके अगेंस्ट ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू हो गया, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू हो गया, तो ये लाइसेंस वो रिवोक कर लेंगे क्या? नहीं, वी तो वांट टू कंटिन्यू इट एज अ गोइंग कंसर्न. अगर आप वो पैसा टूवर्ड्स दैट लाइसेंस देते जा रहे हैं तो ये लाइसेंस नहीं रोका जाएगा. इट विल बी कंटिन्यूड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड. मोरेटोरियम पीरियड एंड कब होता है? जब रिजॉल्व हो जाए आपकी इंसॉल्वेंसी, मतलब आप ठीक हो जाओ.
या फिर आपके अगेंस्ट लिक्विडेशन ऑर्डर आ जाता है। तो ड्यूरिंग दिस मोरेटोरियम पीरियड दिस लाइसेंस विल कंटिन्यू टू अलाउ यू टू कंटिन्यू गोइंग एज अ गोइंग कंसर्न। एडिशनली वेयर द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, देखो सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड्स उन्होंने बोला था कि आपका कंटिन्यू होगा ड्यूरिंग मोरेटोरियम। नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग, where the interim resolution professional or resolution professional may consider supply of goods critical to protect, preserve the value of corporate debtor and manage operations as a going concern, the supply of such goods or services shall not be terminated or suspended or interrupted during the period of moratorium except where such corporate debtor has not paid the dues during moratorium period or in such circumstances as may be specified. तो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज आपके मोरेटोरियम में नहीं रोके जाते थे क्योंकि गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करना है, बट कुछ ऐसे गुड्स हैं जो इसेंशियल नहीं है बट ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पूरे एसेट्स की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वी वुडेंट बी एबल, मतलब रिजॉल्व करके भी कोई मतलब नहीं है। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लगता है कि ये सप्लाई ज़रूरी है तो वो सप्लाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एडिशनल थिंग विच हैज़ बीन गिवन, दिस इज़ एन इंसर्शन ऑल्सो, दिस इज़ एन एडिशनल पावर गिवन टू द IRP और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, मोरेटोरियम के ये अमेंडमेंट्स हैं। उसके साथ ये छोटा से एक सबसेक्शन उन्होंने अमेंडमेंट किया है, दैट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू agreements, other arrangements as may be notified in consultation with the financial sector regulator or any other authority। तो कोई ट्रांजैक्शंस, अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स, पहले सिर्फ ट्रांजैक्शन लिखा था, अब उन्होंने ट्रांजैक्शंस, अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स कर दिया है। पहले उन्होंने बोला था कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से बात करके होगा, अब कोई भी अथॉरिटी और भी हो सकती है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट बात करे, कंसल्टेशन है। एंड ये जो सबसेक्शन 1 मोरेटोरियम का जो मेन सेक्शन है, दिस मोरेटोरियम का मेन सेक्शन है, दिस डज नॉट अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ श्योरिटी गारंटर टू अ कॉर्पोरेट डेटर। जनरली क्या होता है, डायरेक्टर्स को एक गारंटी देनी पड़ती है। कॉर्पोरेट डेटर वांट्स टू टेक अ लोन, नाउ जो बैंकर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि डायरेक्टर साहब आप अपनी एक गारंटी दे दो कि अगर डेटर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो आप अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से निकाल के ये पेमेंट करोगे। हाँ, फिर आप वो कॉर्पोरेट डेटर से रिकवर करते जा सकते हो, बट आपसे हम पेमेंट लेने आ जाएंगे। तो ये जो गारंटी का जो होता है फॉर अ कॉर्पोरेट डेटर, उस पर मोरेटोरियम नहीं लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये पहले से ही था, ये पहले से ही था। ऑलराइट, ये देखिए, दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इन द इंसॉल्वेंसी commencement date. This amendment we already covered कि adjudicating authority shall appoint an interim resolution professional within 14 days from the insolvency commencement date, but now वो बोलता है he will appoint it on the insolvency commencement date। वो जो उसको टाइम गैप दिया था, टाइम फ्रेम दिया था, वो काट दिया है। अब आपको इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट को ही एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करना है। नाउ ये छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, दैट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स करते हैं, उसमें से वो बोला है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर में होते हैं, दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर अगर वो रिलेटेड पार्टी हैं। अगर रिलेटेड पार्टी हैं तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में उनको पावर नहीं दी जाएगी। यार आप ही का रिलेटिव है, आपकी ही रिलेटेड पार्टी है, वही डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो हम आपको कोई डिसीजंस के पावर्स नहीं देंगे, हम बाकी लोग जो इंडिपेंडेंट हैं वो डिसीजंस लेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में। बट क्या हो रहा था कि जैसे कोई बैंक है, उसके पास उसने एक डेट दिया हुआ है। नाउ दिस डेट हैज़ बीन गिवन टू द कंपनी। व्हाट इट डज इज कि ये डेट के जगह वो इक्विटी शेयर्स में अपना जो डेट है उसको कन्वर्ट करवा लेता है। तो नाउ वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा क्योंकि वो शेयर्स होल्ड करता है कंपनी में, वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में बैठ जाएगा। तो विल दिस बैंक नाउ नॉट बी अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बिकॉज इज रिलेटेड पार्टी? नहीं, बोला था कि केवल इसलिए क्योंकि उसने डेट कन्वर्ट किया है इनटू इक्विटी शेयर्स, उसके कारण उसको हम रिलेटेड पार्टीज में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में डिसीजन राइट्स देंगे। तो दैट्स व्हाट दे हैव सेड। Provided further that the first proviso shall not apply to financial creditors regulated by financial sector regulator if it is a related party। First proviso was कि related party अगर हो तो shall not have a right of representation, participation or voting in the meeting of committee of creditors। तो यहाँ पर first proviso shall not apply if it's a financial creditor regulated by a financial sector regulator। Banks example
if it is related party of corporate debtor solely on account of conversion or substitution of debt into equity shares or instruments convertible into equity shares or completion of such transactions as may be prescribed prior to insolvency commencement date. तो ये ट्रांजैक्शंस अभी तक उन्होंने प्रिस्क्राइब कुछ खास किए नहीं है, तो अपने लिए यहाँ पर कोई रेलेवेंस का नहीं है, इज जस्ट कि ये उन्होंने वहाँ पर ये वर्ड्स ऐड किए हैं. नाउ दिस क्या बोलता है यहाँ पर, ये रीड करिए. सब्जेक्ट टू सेक्शन 27 द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंडक्ट द एंटायर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड मैनेज द ऑपरेशंस of the corporate debtor during the corporate insolvency resolution process. ये resolution professional के tenure के बारे में बात हो रही है. तो ये अगर resolution professional है, ये कब तक के मैनेज करेगा? During the corporate insolvency resolution process. Now, provided that the resolution professional shall continue to manage the operations of corporate debtor after the expiry of corporate insolvency resolution process. During तो है ही, after भी, until an order approving resolution plan is made or appointing liquidator is passed. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले है कि अब टेन्योर क्या हो गया है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का. टेन्योर ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, यस. आफ्टर, यस. कब तक के? जब तक के आपका जो इंसॉल्वेंसी प्लान है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान है, वो आपका अप्रूव नहीं हो जाए या फिर आपका लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होके लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हो जाए. ठीक है, पहले क्या था? प्रोवाइडेड अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ रेजोल्यूशन प्लान अंडर सबसेक्शन 3 हैज बीन सबमिटेड कंटिन्यू टू मैनेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ कॉर्पोरेट अंटिल एन ऑर्डर इज पास्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 31. तो केवल उसमें था कि वो अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देता है या फिर वो इंसॉल्वेंसी प्लान जो है अप्रूव कर देता है. तो अब इन्होंने क्या बोला है कि नहीं, लिक्विडेशन ऑर्डर भी पास कर दिया तो भी नहीं, लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाए तब तक के. सो वो बीच में गैप था, अनॉमली था कोड के अंदर, उन्होंने वो अनॉमली को ठीक कर लिया है कि लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए अंटिल एंड अपॉइंटिंग अ लिक्विडेटर. दिस वाज ऑलरेडी देयर, सेक्शन 31 ऑर्डर वाज ऑलरेडी देयर. उन्होंने सिर्फ सेपरेट कर दिया है अब कि ऑर्डर अगर रेजोल्यूशन प्लान के लिए है तो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए, बात खत्म. अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होने तक के you will need to be keeping the resolution professional, so his tenure will extend till that. ये यहाँ पर अगेन उन्होंने वो रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन के अंदर सेम चीज़ वो और कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज में भी प्रिस्क्राइब की. रिलेटेड पार्टी वो सेम फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से अगर कवर्ड है एंड वो अगर केवल सोलली ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन विच वी जस्ट सॉ. सो 29A दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग सर्टन पीपल फ्रॉम सबमिटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान. उसमें एक एक्सप्लेनेशन में छोटा सा चेंज किया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सेम चेंज बीन डन अगेन इन क्लॉज J. ऑलराइट, नाउ दिस सेक्शन 32A, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव ऑल्सो. ये जो अमेंडमेंट है इन्होंने इसमें बोला है क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि कोई कॉर्पोरेट डेटर है, ये कॉर्पोरेट डेटर लिक्विडेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है, मतलब ही इज़ नॉट एबल टू रन हिज बिजनेस प्रॉपरली एंड नाउ ही वांट्स टू गो इन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन. व्हाट हैपन्स इन दिस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज, फॉर एग्जांपल देयर इज भूषण स्टील एंड पावर. भूषण स्टील है एक कंपनी, वो अपनी कंपनी नहीं चला पा रहा, तो वो कंपनी ने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चालू किया. भूषण स्टील कि जो बैंकर्स हैं उन्होंने अपना डेट को रिकवर करने के लिए ये भूषण स्टील को बेच दिया टू टाटा. टाटा स्टील को उन्होंने बेच दिया. अब ये भूषण स्टील ने बहुत कुछ डिफ़ॉल्ट्स किए थे पहले, व्हेन इट वाज भूषण स्टील ओनली उसने डिफ़ॉल्ट्स किए थे. अब वो डिफ़ॉल्ट्स की पेनल्टी क्या टाटा स्टील भरेगा, क्या भूषण स्टील भरेगा टाटा स्टील का होने के बाद? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो उसके कारण टाटा स्टील डरता था. टाटा स्टील बोलता था यार इसने जो गलतियां की है मैं इसको खरीद भी लूँ तो मैं तो ये रेट जो दे रहा हूँ
वो तो रेट मेरे लिए होएगा ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता अगर आपने पुराने सारे केसेस खोलना चालू कर दिया। सारे केसेस तो मेरे को पता भी नहीं होंगे, जब भूषण स्टील मेरे मैनेजमेंट में था ही नहीं, उसने क्या क्या गलतियाँ की है। अगर मेरे को पकड़ लोगे तो मैं भूषण स्टील लेने क्यों आऊँगा, मैं तो नया प्लांट खड़ा कर लेता हूँ। वाई विल आई कम टू गेट भूषण स्टील? तो दैट वॉज द कन्फ्यूजन विच वॉज हैपनिंग। तो टू प्रोटेक्ट कि जो भूषण स्टील की पुरानी गलतियां हैं, अगर अब कोई मैनेजमेंट ओनरशिप चेंज हो गया है तो नए ओनर नए मैनेजमेंट के पीछे नहीं पड़ा जाएगा, उनको कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, उनसे कोई रिकवरी ऑफ पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस नहीं किए जाएंगे। ये करने के लिए सेक्शन 32A आया एंड इसमें ये लिख दिया गया कि आपके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा, बट हाँ अगर हमको अगर हेल्प चाहिए कि भूषण स्टील के पुराने डॉक्यूमेंट्स हमको आप ला के दे दो, आपको हम नहीं पकड़ेंगे, उनके पुराने जो ओनर्स हैं उनके साथ हमको कुछ करना है तो हम कर सकते हैं, बट आप हमको डॉक्यूमेंट्स कम से कम ला के देना, हेल्प देना, इन्फॉर्मेशन देना, आप इतना करना, आपके अगेंस्ट हम प्रोसिक्यूशंस नहीं करेंगे। दैट इज दिस सेक्शन अबाउट। लेट्स रीड दिस सेक्शन। Notwithstanding anything contrary contained in the code or any other law for the time being in force, it's overriding all laws. The liability of corporate debtor for offence committed prior to commencement of the insolvency resolution process shall cease, and the corporate debtor shall not be prosecuted for such offence from the date the resolution plan has been approved by the adjudicating authority under section 31 if resolution plan results in the change of management or control of corporate debtor to a person who was not a promoter or in management or control of corporate debtor or related party of such person, or a person with regard to whom relevant investigating authority has on the basis of the material possession reason to believe that he abated or conspired with the commission of offence and has filed a report or a complaint to the relevant statutory authority or court. मतलब चेंज इन मैनेजमेंट ओनरशिप कंट्रोल हुआ है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, या फिर ऐसा जन नहीं है यार कि हमारे पास प्रूफ ही है कि तुम ही थे, कि तुम्हारे कारण ही ये ऑफेंस हुआ था, तुम ही उसमें ज्वाइंट थे, तुम ये सिर्फ बचने के कारण तुमने ये सब किया है। नहीं, अगर वो तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके अंदर, रियल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, एंड तुम्हारा जो कोई ये रिलेटेड पार्टी नहीं, तुम जस्ट नए बंदे हो टाटा स्टील, then in that case we would not come after you, provided if prosecution has already been instituted it shall stand discharged from the date of approval of resolution plan subject to requirements of this section are fulfilled. कि change in management ये सब हुआ है, provided that every person who was designated partner or officer in default or any manner in charge responsible to corporate debtor for the conduct of business or associated with corporate debtor in manner who was directly or indirectly involved in the commission of such offence as per the report complaint filed could be liable to be prosecuted and punished notwithstanding that the corporate debtor के साथ ये change in management हो गया है। भूषण स्टील का जो प्रमोटर है, भूषण स्टील का जो मैनेजमेंट उस समय था, उनके पीछे जा सकते हैं क्या? हाँ, तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, नो एक्शन shall be taken against the property of corporate debtor in relation to offence prior to the commencement of corporate insolvency where such property is covered under a resolution plan. पहले उन्होंने क्या बोला कि हम टाटा स्टील के पीछे नहीं जाएंगे, we won't go against Tata Steel, and secondly we will not go after Bhushan Steel also. Now Bhushan Steel is under Tata Steel, तो we will not come and क्योंकि टाटा स्टील बोलेगा फिर तो आप भूषण स्टील के एसेट्स ले जाओगे, हमने तो खरीदे हैं, हम नए खरीद लेते थे, हमको क्या इतना था। तो भूषण स्टील के अगेंस्ट भी आप नहीं जा सकते, उनके प्रमोटर्स, उनके पर्सन्स इन मैनेजमेंट, उनके अगेंस्ट आपको जाना है तो आप जाओ, भूषण स्टील के अगेंस्ट नहीं जा सकते, टाटा स्टील के अगेंस्ट नहीं जा सकते सबसेक्शन 1, भूषण स्टील के अगेंस्ट नहीं जा सकते सबसेक्शन 2, provided same conditions hai. For the purpose of this subsection it is clarified that an action against the property of corporate debtor in relation to offence shall include everything: attachment, seizure, retention, confiscation, anything like this cannot be done if the conditions of change in management ownership, not being directly involved in the crime exists. Nothing in this subsection shall be construed to bar an action against the property of any person other than corporate debtor or a person who has acquired such property through the corporate insolvency process or liquidation process and fulfills requirement of this section, against whom such action may be taken under law. मतलब अगर ये पर्सन नहीं है, भूषण स्टील, टाटा स्टील नहीं है, किसी और के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है, कोई और तुम्हारा क्रेडिटर था जिसके साथ तुमने कल्यूड करके किया था, वो क्रेडिटर के अगेंस्ट जा सकते हो क्या आप? हाँ, subject to provisions contained in 1 and 2 and notwithstanding immunity given in the section, corporate debtor and any person who may be required to provide assistance under the law as applicable extend all assistance and cooperation to any authority investigating offence. भूषण स्टील को हेल्प करना पड़ेगा क्या आगे चल के? यस, हेल्प करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम एक्शन नहीं लेंगे।
So this section is about that. Now the next amendment is in Regulation 25A of Insolvency Resolution Process for Corporate Person Regulations 2016. इसमें उन्होंने सिर्फ ये ऐड कर दिया है एंड उसके साथ साथ रेगुलेशन 26(1)A में जो था वो डिलीट कर दिया है. दिस इज़ नॉट वेरी रेलेवेंट क्योंकि इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वॉज कि सेक्शन 25A का सबसेक्शन 3A उन्होंने पहले इंसर्ट किया था बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेशन में चेंज नहीं हुआ था. तो उन्होंने सिर्फ उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलेशन में चेंज कर दिया कि इसको भी आप अब ध्यान दोगे. तो दिस सेक्शन 25A सबसेक्शन 3A यू ऑलरेडी स्टडीड दैट. तो ये रेगुलेशन इज इफेक्टिवली नॉट वेरी रेलेवेंट. ये था क्या, किसके बारे में था 25A? इट वॉज अबाउट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपने जगह कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रख सकते हैं जो उनके हिसाब से वोट करेंगे. द जनरल रूल वाज कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को इंस्ट्रक्शन देगा, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके हिसाब से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव विल पास द वोट. इफ़ अगर वो 4 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए सेम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, सबका जो जो वोट उसने बोला है उसके वोटिंग शेयर के हिसाब से वोट जाएगा. बट यहाँ पर जैसे जो सिक्योरिटीज़ वगैरह थे उसमें क्या होता था, जैसे कि हर जन से अलग अलग लो और जिसका जो जो था उसके हिसाब से आप वोट दो. मान लीजिए 40% ऑफ द टोटल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आर सिक्योरिटीज़ वाले लोग. इसमें से 70% लोग बोल रहे हैं, मतलब 70% ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर, मतलब वोटिंग शेयर कितना हो गया 28%. तो 28% सिक्योरिटीज़ वाले लोग बोल रहे हैं कि हमको वोट करना है येस इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन. तो वोट जनरल रूल के हिसाब से क्या हो जा रहा था, 28%. तो दिस वॉज क्रिएटिंग अननेसेसरी कन्फ्यूजन. तो बोला गया कि सिक्योरिटीज़ वाले जो हैं उन्होंने जो वोट दिया है, मान लीजिए 40% जो सिक्योरिटीज़ हैं उसमें से अगर मेजॉरिटी ने जो वोट दे दिया वो पूरे क्लास के लिए मान लिया जाएगा. So now the committee of creditors में the vote of these 28% will not be just 28%, it will be 40%. This was the change in section 25A subsection 3A. वो corresponding change उन्होंने regulation में कर दिया. That change which I am talking of 25A 3A वो आप already पढ़ चुके हैं. So this regulation and the next one is not relevant per se. All right. Insolvency resolution and liquidation proceedings of categories of financial service providers. The general rule is कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को ये एप्लीकेबल नहीं होता है. दैट्स द जनरल रूल. अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है रेगुलेटेड बाय सम अदर एंटिटी तो उसको ये आईबीसी जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफाई कर सकती है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को जिसके अगेंस्ट आईबीसी इज़ एप्लीकेबल. तो वन ऑफ देम हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड. ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFCs इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. इंक्लूड करता है ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जिनके एसेट साइज आर ₹500 करोड़ और मोर. 500 करोड़ और मोर अगर है उनका एसेट साइज एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट विद द अप्रोप्रिएट रेगुलेटर बीइंग RBI. नाउ इन लोग को IBC के अंदर लाया गया है. इसका कारण ये बेसिकली कि NBFCs ऑल्सो दे वांट कि IBC के अंदर प्रॉपरली रहें सो दैट बिकॉज देयर लॉट ऑफ पब्लिक मनी ऑल्सो इन्वॉल्व इन NBFCs एंड NBFCs का आजकल थोड़ा लिक्विडिटी क्राइसिस एंड ऑल चल रहा है. दे वांट कि IBC के अंदर उसको लाया जाए. अगर रेजोल्यूशन करना पड़े कुछ करना पड़े तो दैट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल अगेंस्ट दीज NBFCs. नाउ clarification on voting on behalf of creditors in a class of CIRP of JP Infratech Limited. This was just a clarification issued by the IBBIC. Several mails have been received by the board from some financial creditors in class, namely home buyers, expressing confusion about the manner of voting on resolution plan in corporate insolvency of the JP Infratech Limited. It appears that internal voting pre-polling on certain matters which was not on agenda before the committee of creditors prima facie does not appear to be in consonance with the insolvency bankruptcy code and has potential to vitiate मतलब ख़त्म करने का the voting process.
Regulation 16A, sub-regulation 9 of regulations mandates the authorized representative to circulate agenda to creditors and announce voting window at least 24 hours before window opens for voting instructions. Authorized representative को बताना पड़ता है ना agenda क्या है, उससे voting instruction लेगा तभी vote कर सकता है. We just authorized representative जो ना, so that before the window opens for voting instructions and keep the voting window open for at least 12 hours. Further regulation, this requires authorized representative to circulate minutes of the meeting received to creditors and announce the voting window at least 24 hours before the window opens for voting instructions to keep the voting window open for 12 hours. Thus, the regulations enable a creditor in a class to give voting instructions to authorized representative at 2 stages, after circulation of agenda and after circulation of minutes. In view of the above, it is clarified that resolution professional authorized representative is duty bound to conduct the process including voting strictly in compliance with the code regulations as per the order dated 6 November 2019 of the Honorable Supreme Court in Jay Prakash Associates Limited, and to suitably inform the creditors in the class about timing and nature and manner of voting by them on resolutions planned to obviate any confusions. Now, what happened in JP was कि वो बोले कि हम एजेंडा ही नहीं देंगे. तो एजेंडा नहीं देंगे अगर, तो आप मीटिंग में वोटिंग कैसे करवाएंगे? वो बहुत बार तो फाइनेंशियल क्रेडिटर खुद नहीं आ रहा है, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तो ब्लैंक हो जाएगा. ही इज़ नॉट अलाउड. इफ़ ही इज़ नॉट बीन गिवन एन इंस्ट्रक्शन, ही हैज़ टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. वो अपनी अकल यूज़ करके, अगर उसको दिख भी रहा है कि यही मुझे करना चाहिए, तभी भी वो नहीं कर सकता. ही हैज़ टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. तो दिस प्रॉब्लम इज़ देयर, इसलिए बोला है एजेंडा आपको 100% देना पड़ेगा. नाउ दिस कैन कम एज अ केस क्वेश्चन, एन एप्लीकेटिव क्वेश्चन कि एजेंडा नहीं कर रहा है तो फिर क्या. सो योर आंसर विल बी नो, बिकॉज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आप वो सेक्शन पहले 25A जो है वो आप रिप्रोड्यूस करोगे, उसका पोर्शंस लिखोगे, देन आप केस ऑफ फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे कि क्या हुआ है, उसमें ये पॉसिबल नहीं है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ता है, एंड देन यू राइट योर कंक्लूजन ऑफ इट. ऑलराइट. नाउ PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. Prevention of Money Laundering Act में they have made a small change in the definition of intermediary. Intermediary की definition में what the change is, सब ब्रोकर वर्ड उन्होंने डिलीट कर दिया है. इसका कारण यह है कि सब ब्रोकर जो सिस्टम है ना, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सेबी के अंडर. वो सब ब्रोकर सिस्टम डिसकंटिन्यू कर दिया, तो उन्होंने यहाँ से सब ब्रोकर वर्ड ओमिट कर दिया डेफिनेशन से. Now, this explanation is just added in the definition of proceeds of crime. Now, this is an important definition. एक आधी बार ये एग्जाम में particularly पूछी भी है. Alright, so now what's the explanation added? For removal of doubt, it's hereby clarified that proceeds of crime include property not only derived or obtained from scheduled offense, but also property which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of criminal activity relating to the scheduled offense. Relatable जो है directly indirectly, they have expanded the meaning of proceeds of crime. ये बच रहे थे लोग, proceeds of crime बोल रहे थे, directly नहीं है, ये सिर्फ relatable है, ये सब बातें बोल रहे थे. तो to finish all of those contentions, उन्होंने ये act में ही amend कर दिया है definition को. They have increased the scope of that. Now, section 3 is one of the most important sections of PMLA. यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, दैट हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सब उन्होंने यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन दी भी है. तो नाउ दिस मनी लॉन्ड्रिंग में डेफिनेशन का कोई चेंज नहीं है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐड किया है. व्हाट्स दैट एक्सप्लेनेशन? For removal of doubts, it is clarified that a person shall be guilty of offense of money laundering if found to be directly, indirectly attempted to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in one or more of the following processes or activities connected with the proceeds of crime: concealment, possession, acquisition, use, projecting as untainted property, or claiming it as untainted property in any manner whatsoever. Now, if you see ऊपर का definition एंड नीचे का, तो आपको ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी की तो सेम ही बात बोला. ये क्लैरिफिकेशन दिया क्यों? ये क्लैरिफिकेशन सिर्फ एक वर्ड के कारण है. दिस इज द ओनली वर्ड विच इज डिफरेंट. ये एंड है यहाँ पर एंड यहाँ पर और है, तो इसमें झगड़ा होने लग गया. लोग बोलने लगे कि हम प्रोजेक्ट और क्लेम कर ही नहीं रहे हैं एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी.
तो हम बोल रहे हैं कि ये झूठा है, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से? सो टू फिनिश दैट कंटेंशन, वो एंड को रिमूव करके उन्होंने क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर और भी अगर रहा तो भी वो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके कारण ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया. नाउ the process or activity connected is a continuing activity and continues till such time a person is directly indirectly enjoying the proceeds of crime by its concealment or possession or acquisition or use or projecting it as untainted property or claiming it as untainted property in any manner whatsoever. लोग बोले कि खत्म हो गया, ये हो गया. अब आप अगर कंटिन्यूइंग यूज कर रहे हो, कंटिन्यूइंग कंसीलमेंट कर रहे हो, स्टिल इट्स अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस. दिस ऑल, ये सारे जो अपने पहले भी अपन ने देखे एक्सप्लेनेशन, ऑल ऑफ दिस डन इज टू इंक्रीज द स्कोप एंड द पावर ऑफ द पीएमएलए. जो पीएमएलए है ना, इसको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं. मनी लॉन्ड्रिंग, मोदी गवर्नमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंडा इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, लाइक शेल कंपनीज को टारगेट करना, ब्लैक मनी को टारगेट करना, या क्राइम्स, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो है यहाँ पर स्मगलिंग है उसको टारगेट करना. तो दैट्स वाई दिस मनी लॉन्ड्रिंग में ऑल ऑफ दिस हैज बीन स्ट्रेंथन्ड अप. नाउ इफ यू सी 12A1 इसमें बोलता है डायरेक्टर के पास इंफॉर्मेशन है पावर कॉल करने की. तो सेक्शन 11A के अंदर नए रिकॉर्ड्स, अभी उन्होंने बैंकिंग कंपनीज जो हैं या फिर जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज हैं उनको उन्होंने बोला था कि आपको आधार बेस्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए. आधार नहीं है तो ऑनलाइन एक तो होता है या ऑफलाइन होता है, नहीं है तो पासपोर्ट या स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट से आपको वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर करना पड़ता था. उन्होंने सेक्शन 11A पहले इंसर्ट किया था. नाउ वो पहले जब इंसर्ट किया था तो तब उन्होंने डायरेक्टर के पास ये पावर नहीं दी कि वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन बुला सके. तो वो एनॉमली रिमूव करने के लिए उन्होंने ये डायरेक्टर को पावर दे दी कि आप वो वहाँ से भी आप बुला सकते हो. एंड अब फॉर अस they have inserted a new section again, 12AA. This is about enhanced due diligence. enhanced due diligence का ये सेक्शन उन्होंने इंसर्ट किया है. तो इससे भी डायरेक्टर अब इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है. डायरेक्टर के एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के पावर्स उन्होंने इंक्रीज किए. दिस सेक्शन एग्जिस्टेड अर्लियर, डायरेक्टर को बस पावर दे दी है इसका इंफॉर्मेशन बुलाने के लिए. ये सेक्शन नया इंसर्ट किया गया है. व्हाट्स दैट सेक्शन? 12AA टॉक्स अबाउट एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस. मतलब क्या? एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन. अगर कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ये देखिए एक्सप्लेनेशन. स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन मीन्स एनी विड्रॉल और डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग एनी अमाउंट, any transaction foreign exchange exceeding such amount, any transaction in high value imports or remittances, such other transaction or classes in interest of revenue where there is high risk or money laundering or terrorist financing as may be prescribed. तो ये जो हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस हैं बेसिकली उनके लिए उन्होंने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस बोला है एंड कुछ एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस का उन्होंने प्रोसीजर बोला है. क्या बोला है? verify the identity of client undertaking under use मतलब with such specified transaction by authentication under Aadhaar Act in such manner as may be subject, provided that verification requires authentication of person who is not entitled to obtain an Aadhaar number under provisions. Verification to authenticate ID undertaking such a specified transaction shall be carried out by such other process or mode as may be prescribed. Now Supreme Court ने आधार के टाइम पे बोल दिया था कि जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक बैंक अकाउंट खोलना या एजुकेशन लेना, ये सब चीज़ें आपको आधार नहीं भी है तो भी आपको रोकी नहीं जाएंगी. आधार के लिए तो बैंक अकाउंट खोलना आपको अलाउड है आधार के लिए. तो आप बैंक अकाउंट से स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर, अब अगर मान लीजिए कैश ही निकाल रहे हो तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन अंडर आधार करवाना पड़े, बट आपके पास आधार ही नहीं है तो क्या? तो देन दैट इज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. राइट ऑफ प्राइवेसी के अगेंस्ट ये जजमेंट हुआ था. तो देन इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यहाँ पर कि बैंक अकाउंट आपको अलाउड है. सो दे हैव सेड कि आधार नंबर नहीं है तो जो प्रिस्क्राइब्ड कोई और मोड हम बता देंगे. अगर आपके पास आधार है तो आप छुपा नहीं सकते. आधार आपने लिया ही नहीं है तो फिर आपके लिए सेपरेट प्रोसीजर मिलेगा. नाउ व्हाट इज दिस वाज पॉइंट ए. Point B is take additional steps to examine the ownership and financial position including source of funds of the client in such manner as may be prescribed. Take additional steps
as may be prescribed to record the purpose behind conducting the specified transaction and the intended nature of relationship between the transacting parties. So this purpose and source, ownership, financial position, ये सारी चीज़ें आपको पता कर लेनी चाहिए. यू नीड टू इंश्योर ऑल ऑफ दिस वेन एवर अ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके प्रायर टू इट्स कमेंसमेंट. ऑलराइट. Where a client fails to fulfill the conditions laid out in subsection 1, just we saw earlier, the reporting entity shall not allow the transaction to be carried out. हमने पहले ही करने बोला था, आपने नहीं किया तो ट्रांजैक्शन ही मत करो. Where any specified transaction is undertaking is considered to be suspicious or likely to involve proceeds of crime, the reporting entity shall increase the future monitoring of the business relationship of the client, including greater scrutiny or transactions in such manner as may be prescribed. आपको लग रहा है कि सस्पिशियस है तो सिर्फ ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पे मत रखो, वो पूरे क्लाइंट के आगे के भी जितने फ्यूचर बिजनेस रिलेशन है उसको अंडर फुल स्क्रूटिनी, फ्यूचर बिजनेस रिलेशनशिप को अंडर क्लोज स्क्रूटिनी रखो. पूरा ध्यान दो कि क्या हो रहा है. कहीं टेररिस्ट तो फाइनेंस नहीं हो रहे हैं, कोई ब्लैक मनी तो यहाँ से नहीं हो रहा है, कोई ब्राइब्स तो नहीं दिए जा रहे हैं. ऑलराइट. The information obtained while applying the enhanced due diligence measures under subsection 1 shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction between client and reporting entity. Period for maintenance. Then we saw the meaning of specified transaction under this section. Now, offenses triable by special courts. यहाँ स्पेशल कोर्ट के कोई भी प्रोसीजर में कुछ भी चेंज नहीं है, एक सिर्फ छोटा सा चेंज आया है. दैट प्रोवाइडेड, मतलब इंसर्शन है, ये ग्रीन बैकग्राउंड आपको दिख रहा है ना. प्रोवाइडेड दैट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इफ नो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज मेड आउट रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ सच कंप्लेंट, द सेड अथॉरिटी शैल सबमिट अ क्लोजर रिपोर्ट बिफोर द स्पेशल कोर्ट. अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं होता है तो सिर्फ एक स्पेशल कोर्ट को बोला है कि आप एक क्लोजर रिपोर्ट उसके सामने दो कि आप जो स्पेशल कोर्ट है, यू नीड टू फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट. For removal of all doubts, it is clarified. This is an added explanation. The jurisdiction of special court while dealing of offence under the act during investigation inquiry shall not be dependent on any order passed in respect of scheduled offence, and trial of both set of offence by the same court shall not be construed as a joint trial. Now again, what I was saying कि strengthening of the PMLA is being done ना, बहुत strengthen करना चाह रहे हैं. इसमें क्या हुआ कि scheduled offence अगर आप करते हो कोई, एंड मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एन इसेंशियल कंडीशन इज शेड्यूल्ड ऑफेंस. आप सिर्फ कुछ भी ऐसा इधर उधर कुछ पैसा कर दोगे तो दैट्स नॉट. शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए. तो शेड्यूल्ड ऑफेंस हो रहा है तो शेड्यूल्ड ऑफेंस के लिए आप अलग से, यू माइट बी ट्राइड, उसका कोई अदर एक्ट में वो ऑफेंस होगा, आपको उसके अगेंस्ट आपके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मान लीजिए चल रहे हैं. तो शेड्यूल्ड ऑफेंस में क्या डिसीजन होता है, मान लीजिए आपको वहाँ पर बोला कि नॉट गिल्टी, अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग का ये खत्म हो जाएगा क्या. बहुत जगह बोला कि यार वो तो चले गया, तो यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग अलग से भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, शेड्यूल्ड ऑफेंस है क्या है, एंड उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा. सो यहाँ एंड यहाँ इनके बीच में जो रिलेशन उन्होंने कट कर दिया है कि जो जजमेंट है कोर्ट का, मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस तो चाहिए ही फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, बट उनके जो ट्रायल है उसके बीच का कोई रिलेशन नहीं. अगर सेम कोर्ट भी कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल नॉट बी अ जॉइंट ट्रायल, अलग अलग दोनों ट्रायल्स हैं. ठीक है. The complaint shall be, they just want to make it stronger, that's it. They just want to make it stronger कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बात है, ये एक्ट हमको बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. The complaint shall be deemed to include any subsequent complaint in respect of further investigation that may be conducted to bring any further evidence, oral or documentary, against any accused person involved in the respect of offence for which complaint has been filed, whether named in original complaint or not. तो कोई भी सब्सिक्वेंट कंप्लेंट, द प्रॉब्लम वाज कि जो कंप्लेंट यहाँ सेक्शन में उन्होंने वर्ड लिखा था वो सिंगुलर लिख दिया था, तो सिंगुलर होने के कारण बोल रहे थे कि बाद में कोई कंप्लेंट फाइल किया तो वो पार्ट नहीं होगा ट्रायल का. तो जस्ट वो क्लैरिफाई करने के लिए कि वो सिंगुलर कंप्लेंट जो है दैट विल इंक्लूड सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स ऑल्सो, दे हैव पुट दिस आउट. राइट. ये आप यहाँ देखोगे, अगर ये जो कंप्लेंट है ना ये सिंगुलर है, this is a singular, so just to clarify on that they have done this.
Now, offences under the Prevention of Money Laundering Act are always cognizable and non-bailable. That remains the same. Look at this explanation added. For removal of doubt, it is clarified that expression offences to be cognizable and non-bailable shall mean and shall be deemed to have always meant that all offences under the Act shall be cognizable offences and not bailable, notwithstanding anything to contrary contained in Code of Criminal Procedures, and accordingly the officers authorized under the Act are empowered to arrest and accuse without a warrant, subject to fulfillment of conditions of section 19 and subject to conditions inscribed under this section. They're just strengthening it, not very relevant, is just मेकिंग कि कोई इसके अगेंस्ट झगड़ा हो रहा था, लीगल कोर्ट जा रहे थे छोटे छोटे कोई वर्ड्स के कारण, तो they've just removed all of those anomalies. So they've always written it's been clarified, clarifications इन्होंने through explanations add कर दिए. Now एक इंटर मिनिस्टरियल कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर द coordination amongst various different agencies. What is that? For operational cooperation between government, law enforcement agencies, FIU, regulators, supervisors, policy coordination, consultation among concerned authorities, development, implementing policies, any other matters as they may think fit. तो इंटर मिनिस्टरियल जो एक कमिटी बनाई जाएगी, दे विल टेक केयर ऑफ दिस कि पॉलिसीज़ हैं, ताकि इसको अभी और कुछ स्ट्रेंथन करना रहे तो हम उसके लिए पॉलिसी डिसीजन साथ में थ्रू म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ले सकें, राइट. So this completes PMLA के अपने सारे amendments. Now we move on to SCRA, Securities Contract Regulation Act 1956 के amendments. What is the amendment? यहाँ पर उन्होंने बहुत छोटा सा एक amendment किया है. एक पेनल्टी है सेक्शन 23A में. तो यहाँ पर उन्होंने रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, अगर बुक्स डॉक्यूमेंट्स आप नहीं फाइल करते थे तो उन्होंने बोला है कि आप बोर्ड को भी अगर नहीं फाइल करोगे तो भी पेनल्टी लगेगी. आप अगर कोई रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के कंडीशंस बायलॉज के अंदर नहीं देते थे, बट यहाँ पर बोर्ड को बोला है तो एक्ट रूल्स मेड देयर अंडर भी जो आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप नहीं दोगे तो ये पेनल्टी रह जाएगी. पेनल्टी रिमेन्स द सेम. द ओनली थिंग दैट हैज बीन एडेड आर द बोल्ड highlighted words. All right, that was just the amendment in SCRA. Now we talk about the amendment in SEBI, Securities Exchange Board of India Act 1992. SEBI Act 1992 के बारे में अगर बात करें तो one of the changes which they have made is यहाँ पर if a listed company who is registered as intermediary after having been called upon by the board in writing, including by means of electronic communication. ये राइटिंग में लोग बोल रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो राइटिंग नहीं हुआ, आपको लेटर लिखना चाहिए था. तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ईमेल वगैरह से अगर आपको बोला गया कि आप आओ हमारे पास, देन इन दैट केस दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैलिड. सो दिस वॉज अ पेनल्टी टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का अगर आप फेलियर कर जाते. तो सेक्शन 15C में पेनल्टी थी, पेनल्टी रिमेन्स द सेम, ओनली अ क्लैरिफिकेशन कि राइटिंग ऑल्सो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ओवर हियर. नाउ सेक्शन 15F, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी. ये बहुत बार टेस्ट हुई है, MCQs में भी पूछा हुआ है. ये जो है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन केस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स जो है, इसमें एक एनॉमली था, मतलब गलती थी. यहाँ पे 1 करोड़ उन्होंने एक्सटेंड अप टू लिख दिया था, बट एक्सटेंड अप टू व्हाट उन्होंने नहीं लिखा था. So they have just specified now. This was a mistake which was there. It was, so that mistake has been rectified. वो 1 करोड़ उन्होंने मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर पॉइंट A में डाल दिया. All right. Now this new section, new penalty has been included कि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड से रिलेटेड अगर आप कुछ भी करते हो, ये सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जो है अगर आप उसके साथ फॉल्सिफिकेशन करते हो, आप उसके साथ बदमाशी करने की कोशिश करते हो, तो न्यू पेनल्टी हैज़ बीन गिवन. ऑनेस्टली द पेनल्टी से ज़्यादा द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नोइंग कि वो पेनल्टी क्या है. तो एनी पर्सन हु नोइंगली, ऑल ऑफ दिस इज मेड इट वेरी वाइड. तो उसके कारण ये है द पेनल्टी दैट यू शुड नो इज़ 1 लाख बट मे एक्सटेंड टू ₹10 crore और 3 times अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच एक्ट विच एवर इज़ हायर. तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार रीड कर सकते हो. ये जो पॉइंट्स है, दिस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस ऑफ द बोर्ड. इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू रिमेंबर द पेनल्टी, क्योंकि सेबी से पेनल्टीज टेस्ट जरूर होती हैं.
तो पेनल्टीज एमसीक्यूज में टेस्ट जरूर होती हैं, सो एमसीक्यूज के हिसाब से यू नीड टू नो दिस। ऑलराइट, नाउ वी कम आउट टू सेबी एलओडीआर के अमेंडमेंट्स। सेबी एलओडीआर के अमेंडमेंट्स में उन्होंने बोला था कि टॉप 500 जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको बनाना पड़ेगा अपने चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉट रिलेटेड टू द एमडी और सीईओ ऑफ द कंपनी। तो अगर सीईओ एंड एमडी से वो रिलेटेड नहीं हो सकता था, ये रिक्वायरमेंट था। उन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2020 तक के आप ये मीट करोगे टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। तो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब वो सिर्फ उन्होंने डेट चेंज कर दिया है 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2022। they've given more time to make these people become non-executive and become not related. all right, उन्होंने जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट थी वो पहले बोला कि टॉप 500 एंटिटीज़ को बनाना है। नाउ दे हैव मेड इट फॉर द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट जो नाउ वाई दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो सेबी एलओडीआर का चैप्टर है उसमें स्टडी मटेरियल में दे हैव टॉक्ड अबाउट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, बट दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस 500 लिस्टेड एंटिटीज़। उन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया बिजनेस रिपोर्टिंग का, तो 500 वहाँ पर लिखा नहीं था, तो यहाँ पर 1000 चेंज हुआ है तो उससे टेक्निकली फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। बट सिंस they had mentioned business responsibility reporting over there in the study material, that means that this regulation is there in course. तो उसका change I have just brought it to your notice, and honestly it's a very small thing, so knowing it doesn't do any harm. Now we talk about FEMA. तो FEMA 1999 में बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं कि नंबर 1 एक रेगुलेशन फॉर अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशंस है। FEMA फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें एक्सपोर्ट रेगुलेशंस अपने को है। एक्सपोर्ट रेगुलेशंस में बोला गया है कि कोई डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये जो डिक्लेरेशन आपको फाइल करना पड़ता है अबाउट द फुल वैल्यू एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप वो जो डिक्लेरेशन फाइल करते हो उसके लिए कुछ जगह एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि आप इन जैसे ट्रेड सैंपल्स आप अगर दे रहे हो, कुछ अगर रिपेयर के लिए भेजते हो, ये सब कुछ कुछ जगह उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है कि आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन उन्होंने एक और जगह बोला है कि ये जगह में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वाइल द रेगुलेशन 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में टेस्ट होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक केस हो गया, तो दिस केस माइट नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट। आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट। री-एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और engine auxiliary power units repossessed by overseas lessor and duly deregistered by the DGCA on the request of irrevocable deregistration and export request authorization holder under Cape Town Convention subject to permission of DGCA or Ministry of Civil Aviation for such exports। और स्पेसिफिक एविएशन सेक्टर के लिए कुछ ये चेंजेस हुए थे जिससे अपने को कोई लेन देन नहीं है, वो चेंजेस के कारण उन्होंने ये यहाँ पर इंसर्ट किया है, तो दैट इज दैट। नाउ रेगुलेशन 9 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस टॉक्स अबाउट कि जो एक्सपोर्ट होता है उसका जो प्रोसीड्स है वो आपको कितने दिन में रियलाइज़ करना चाहिए। तो जनरल रूल इज़ 9 मंथ्स। अगर आप वेयर हाउस वगैरह से कर रहे हैं, अगर वैसा डीलिंग है तो 15 मंथ्स बोला गया था, एंड कोई EOUs EHTPs जो स्पेशल एंटिटी से अगर है तो 9 मंथ्स था सब केसेस में। बट यहाँ पर उन्होंने 9 मंथ्स के साथ बोल दिया, और विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय RBI इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दे माइट हैव अ डिफरेंट पीरियड नाउ स्पेसिफाइड बाय RBI। ये स्पेसिफाई अभी तक हुआ नहीं है, सो इफेक्टिवली दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी रेलिवेंट नाउ, बिकॉज अभी भी अपने को 9 मंथ्स ही है। बट आप अगर आंसर लिखते हो तो ये आंसर में अगर आप ये लिखा अगर आपने कि 9 मंथ्स और विद इन सच पीरियड जहाँ आप प्रोविजन लिख रहे हो, that will be a good indicator because this is an important regulation. So if you try to write the amendment also, it will help. वही सेम सब जगह उन्होंने वही ऐड कर दिया है। Now, because of COVID, certain relaxations have been given. ये जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग्स हैं वो होल्ड नहीं कर सकते सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के कारण, या बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कंप्लायंसेस हैं, उनमें उन्होंने टाइम लिमिट्स एक्सटेंड कर दिया है। ये जो एक्सटेंशंस हैं
ये एक्सटेंशंस में एक तकलीफ जो है, वाई आई थिंक दैट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि अपने को जो एक्सटेंशंस जो सारे चेंजेस हैं वो सिर्फ 30 अप्रैल 2020 तक के एप्लीकेबल हैं, बट लॉकडाउन एंड एवरीथिंग हैज़ गॉन बियॉन्ड 30 अप्रैल 2020 ऑल्सो। तो यहाँ पर जो जो आप टाइम लिमिट देख रहे हो वो टाइम लिमिट्स में फिर से चेंजेस आए हैं। तो ये जो टाइम लिमिट्स हैं अभी वो 30 अप्रैल 2020 तक के तो एकदम सही हैं, बट अगर आप रियली देखोगे तो वो टाइम लिमिट्स राइट नहीं है। So that's why I'm just going to quickly go through these. I do not find that these are very important. आप भी सिर्फ एक नज़र मार सकते हो, एक रीड ले सकते हो। These are only changes which have been for extension of time. ये सर्कुलर वगैरह निकाल के उन्होंने टाइम एक्सटेंड किया है। तो अपने लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ओरिजिनल टाइम लिमिट्स जो जो दिए हुए हैं वही अपने को याद रखने हैं। ये वाले सिर्फ एक ध्यान दे दे। उसका कारण ये है दैट इसका इंपॉर्टेंस कम होता है बिकॉज दीज आर नॉट नो लॉन्गर ट्रू नाउ, these are no longer true. ये और चेंज वापस हो चुके हैं आफ्टर 30 अप्रैल, so that's why asking them is senseless. All right. सबसे पहले नाउ फर्स्ट थिंग दैट वील टॉक अबाउट इज कि मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो विजुअल मीन्स बोर्ड मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जैसे ये वाला तभी भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बट नॉट रियली दैट मच। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, जैसे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट, ये सब चीज़ों आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं डील कर सकते बोर्ड मीटिंग में। तो उन्होंने बोला है कि ये जो पीरियड है 30 जून 2020 तक के, आप स्टिल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप डील कर सकते हो। देन निधिज के लिए उन्होंने चेंज किया। निधि के लिए पहले कुछ उनको कंप्लायंस करना था, वो कंप्लायंस वो कर नहीं पाते वो टाइम में, तो 6 मंथ्स की जगह उन्होंने अब 9 मंथ्स कर दिया उसको।